अध्याय 99। उस साल क्या हुआ था? बूढ़े आदमी ने ठहाका लगाते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है तुम अब तक जिंदा क्यों हो? क्या इसलिए नहीं कि मैं ड्रैगन वैली के लिए उपयोगी हूँ? जियांग शाओबाई ने हैरानी से पूछा। वह सिर्फ एक वजह है। असल में तुम इसलिए नहीं मरे क्योंकि आओ यान ने तुम्हें मरने नहीं दिया। इसी वजह से तुम आज भी जिंदा हो। बूढ़े आदमी ने ठंडे स्वर में हंसते हुए फिर सिर हिलाया। तुम इतने होशियार हो फिर भी क्या अब तक साफ नहीं समझ पाए? जब से आओयान ने तुम्हारे खिलाफ कदम नहीं उठाया, ड्रैगन वैली के लोग भी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। जब प्राचीन कबीला आएगा तब भी तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। एक पल के लिए जियांग शाओबाई वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। ध्यान से सोचने पर वाकई यही सच था। वह खुद ही अपनी गलतफहमी में फंस गया था। समझ गए? बूढ़े आदमी ने हंसते हुए पूछा। जियांग शाओबाई ने सिर हिलाया। हालांकि उसे एहसास हो गया था कि ड्रैगन वैली शायद उसे पूरी तरह छोड़ नहीं देगी, लेकिन इससे उसे ज्यादा राहत नहीं मिली और न ही उसने अपनी सतर्कता कम की। वह जानता था कि आओ झानतियान अब भी उसे मारने का इंतजार कर रहा है। ठीक है, इन बेकार की बातों पर और समय बर्बाद नहीं करेंगे। मैं तुम्हें आओ छांगतियान के बारे में बताता हूँ। बूढ़ा आदमी बैठ गया, चाय पीते हुए आओ छांगतियान के अतीत की कहानी सुनाने लगा। दरअसल ड्रैगन वैली ने एक गुप्त क्षेत्र खोजा था जो अनगिनत खजानों और संसाधनों से भरा हुआ था। शुरुआत में इस खबर के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था और ड्रैगन वैली ने इसे अकेले ही खोजने की योजना बनाई थी। लेकिन किसी अज्ञात कारण से यह खबर अचानक लीक हो गई। पूर्वी क्षेत्र के आधे हिस्से की बड़ी ताकतों को इस गुप्त क्षेत्र की जानकारी मिल गई और सभी उसमें हिस्सा चाहते थे। मजबूर होकर ड्रैगन वैली को उस गुप्त क्षेत्र को इन ताकतों के साथ साझा करना पड़ा। शुरू में यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन असली मोड़ तब आया जब उस गुप्त क्षेत्र के भीतर एक बेहद चौंकाने वाली चीज सामने आई। बूढ़ा आदमी भी ठीक ठीक नहीं जानता था कि वह चीज क्या थी, असल में कोई भी नहीं जानता था। लेकिन सभी को पता था कि वह बेहद कीमती थी और कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि उसका संबंध ऊपरी लोक से है। इसी वजह से एक भयानक युद्ध छिड़ गया। ड्रैगन वैली उस खजाने को अपने कब्जे में करना चाहती थी, लेकिन आओ छांगतियान ने बहुत ज्यादा लोगों को नाराज कर रखा था। नतीजतन सभी ताकतें एकजुट होकर ड्रैगन वैली के खिलाफ खड़ी हो गईं। मजबूरी में ड्रैगन वैली को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद जब वे गुप्त क्षेत्र से निकल रहे थे तब उनके निशान उजागर हो गए और प्राचीन कबीले के नेतृत्व में कई बड़े परिवारों और संप्रदायों ने उन पर घात लगाकर हमला कर दिया। उस समय के कुलपति आओ छांगतियान के पिता आओ शाओ पर अचानक हमला हुआ और वे मारे गए। बाद में उन लोगों ने ड्रैगन वैली तक उनका पीछा किया, जिससे एक भयावह युद्ध छिड़ गया। इस लड़ाई में ड्रैगन वैली ने अनगिनत प्रतिभाशाली शिष्यों को खो दिया और यहाँ तक कि उनकी कई मूलभूत शक्तियाँ भी समाप्त हो गईं। इस सब का केवल एक कारण था। उस समय ड्रैगन वैली की पर्वत सुरक्षा संरचना सक्रिय नहीं थी और शक्तिशाली अवश्याओं की घात लगाकर हत्या कर दी गई थी, जबकि अन्य सर्वोच्च बुजुर्ग और शक्तिशाली व्यक्ति कई महान विशेषज्ञों द्वारा रोके गए थे। अन्यथा ड्रैगन वैली को उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं थी। आखिरकार ड्रैगन वैली ने अपनी मूल शक्ति का लगभग 9/10वां हिस्सा खोकर भारी कीमत चुकाते हुए प्राचीन कबीले और अन्य शक्तिशाली लोगों को पीछे हटने पर मजबूर किया। लेकिन तभी उन्होंने पाया कि इस पूरी लड़ाई के दौरान आओ छांगतियान कहीं दिखाई ही नहीं दिए। इसलिए युद्ध के बाद उन्होंने आओ छांगतियान की तलाश शुरू की और यह भी जांचने लगे कि पर्वत सुरक्षा संरचना आखिर क्यों विफल हो गई थी। आगे की कहानी जियांग शाओबाई को बिना बताए ही समझ में आ गई। जब आओ छांगतियान मिले तो वे प्राचीन कबीले के लोगों के साथ थे और किसी ने तो यहाँ तक सबूत खोज निकाला कि आओ छांगतियान ने प्राचीन कबीले से गद्दारी की थी। बाद में आओ छांगतियान को पकड़ लिया गया और 100 वर्षों के लिए कैद कर दिया गया। ठीक है, जो जानना चाहते थे सब जान गए। अब बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि उसे बाहर निकालने की अभी भी कोई संभावना है? बूढ़े आदमी ने शांत भाव से जियांग शाओबाई की ओर देखा, लेकिन जियांग शाओबाई चौंक गया। बूढ़े साहब, उसका मकसद क्या था? उसने ड्रैगन वैली से गद्दारी क्यों की? यही बात थी जो जियांग शाओबाई को सबसे ज्यादा उलझन में डाल रही थी। कोई नहीं जानता, लेकिन सबूत पुख्ता थे। मुझे उसके पास प्राचीन कबीले का एक प्रतीक मिला था और उनके पैतृक क्षेत्र का भी एक चिन्ह था। अगर उसने उनसे सांठगांठ न की होती तो वे उसे ऐसी चीज कैसे देते? बूढ़े आदमी ने आह भरी। उसके बाद मैं भी एकांत में चला गया, दुनिया के मामलों से दूर। बस जीवन भर इस धर्मग्रंथ मंडप की रखवाली करूंगा। जियांग शाओबाई चुप रहा। वह जानता था कि इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा तार्किक दोष है, लेकिन वह यह भी समझता था कि उस समय ड्रैगन वैली की स्थिति बेहद नाजुक थी। वे ज्यादा गहराई से जांच नहीं कर सकते थे, वरना पूरे विनाश का खतरा था। इसी वजह से आओ छांगतियान को कैद किया गया। अब जियांग शाओबाई समझ चुका था कि और सवाल पूछने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए उसने फिलहाल इस बात को छोड़ दिया। लड़के, और कोई सवाल है? अगर नहीं तो मैं तुम्हें साधना सिखाना शुरू करूं। बूढ़े आदमी ने शांति से कहा। एक आखिरी सवाल। जियांग शाओबाई ने सिर उठाया।
पिछले पहाड़ के पूर्वी हिस्से का घना जंगल, कुछ गड़बड़ लगती है। 10वें बुजुर्ग। ये शब्द कहते ही जियांग शाओबाई समझ गया कि वह आगे नहीं बोल सकता। आखिरकार वह सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति था, ये ड्रैगन वैली का आंतरिक मामला था। और उसने जो कुछ भी किया था वह सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए था। बूढ़े आदमी का चेहरा बिल्कुल शांत था, भौहों में जरा भी हलचल नहीं। वह मानो इस बात से बिल्कुल बेपरवाह हो, लेकिन जियांग शाओबाई जानता था कि सामने वाला उसकी बात नोट कर चुका है। ये बूढ़ा आदमी साफ तौर पर सैकड़ों साल जी चुका कोई पुराना राक्षस है, उसे जरूर समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जियांग शाओबाई ने मन ही मन सोचा। इसके बाद बूढ़े आदमी ने समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत जियांग शाओबाई को साधना से जुड़ी बातें सिखाने लगा। जियांग शाओबाई को यह भी अजीब लगा कि कोई गुरु शिष्य दीक्षा नहीं हुई, लेकिन बूढ़े आदमी ने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है। पूरा दिन बूढ़ा आदमी साधना से जुड़ी विभिन्न सावधानियों को समझाता रहा। ये सब बेहद विस्तार से और गहराई से समझाया गया था। कहा जा सकता था कि अगर जियांग शाओबाई सच में सिर्फ की परिष्करण चरण का कोई बेकार व्यक्ति होता तो उसे इससे अपार लाभ होता। लेकिन समस्या ये थी, वह ऐसा नहीं था। वह अब एक नैसेंट सोल साधक था। असल में जियांग शाओबाई ने दोपहर में आओ चेंग और लियूशी से मिलने की योजना बनाई थी ताकि उनसे जान पहचान बढ़ा सके, लेकिन बूढ़े आदमी ने उसे जाने नहीं दिया। रात देर तक जाकर ही बूढ़े आदमी ने उसे जाने दिया। जाने से पहले उसने चेतावनी दी, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ। अगर तुम मेरी बताई बातों को समझकर उन्हें लागू नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारी साधना को अपंग कर दूंगा। अगर इतनी साफ बातें भी समझ नहीं सकते तो साधना का मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है। बस एक साधारण इंसान बनकर जियो। उसके शब्द बेहद निर्दयी थे। जियांग शाओबाई डर गया। वह एक नैसेंट सोल साधक था। अगर इस बूढ़े आदमी ने सच में उसकी साधना नष्ट कर दी तो यह वाकई बहुत बड़ा नुकसान होता। इसलिए जियांग शाओबाई ने जरा भी लापरवाही नहीं की। धर्मग्रंथ मंडप से निकलते ही वह मन में लगातार सोचने और विश्लेषण करने लगा, ताकि कहीं ऐसा न हो कि वह प्राचीन कबीले से बच जाए लेकिन इस बूढ़े आदमी के हाथों मारा जाए। अगर ऐसा हुआ तो वह सच में बहुत अन्यायपूर्ण होगा। हालांकि आज वह खाली हाथ नहीं लौटा था। उसे ड्रैगन वैली के कई गुप्त रहस्यों का पता चला था और उसे इस बात का और भी यकीन हो गया था कि आओ चांगतियान की गद्दारी में जरूर कोई बड़ी गड़बड़ी है। स्पष्ट रूप से ड्रैगन वैली के भीतर कोई और भी छिपा हुआ गद्दार था। और जियांग शाओबाई को यह भी पूरी तरह यकीन था कि वह छिपा हुआ गद्दार कौन है। आओ झानतियान, तुम्हारा दिल सच में कितना काला है। अपने तथाकथित लक्ष्यों को पाने के लिए तुम ऐसा काम भी कर सकते हो। ये सोचकर ही जियांग शाओबाई की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। सामने वाले की चालें कुटिल और निर्दयी शब्दों को पूरी तरह साबित करती थीं। अगर मुझे जिंदा रहने के लिए आओ चांगतियान को बाहर निकालना है तो मुझे इसके पीछे के सबूत ढूंढने ही होंगे। उम्मीद है कि बूढ़ा आदमी कुछ खोज पाए। ऐसा सोचते हुए जियांग शाओबाई ने अपनी गति बढ़ा दी और तेजी से वापस लौटने लगा। अध्याय 100 लियूशी से भेंट। ये सभी लोग गोल्डन कोर स्तर के थे और उनमें से 2 तो नैसेंट सोल प्रारंभिक चरण में भी थे। अगर जियांग शाओबाई सच में सिर्फ एक मामूली की रिफाइनमेंट स्तर का साधक होता तो यह जमावड़ा उसके लिए बेहद घातक होता। उसके सामने केवल एक ही रास्ता बचता, मृत्यु। दुर्भाग्य से उनके लिए जियांग शाओबाई पहले ही नैसेंट सोल स्तर तक पहुंच चुका था। उसकी साधना अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। उसी क्षण जियांग शाओबाई ने प्रतिक्रिया की। वह अचानक आगे बढ़ा और उनके हमलों से बच निकला। इतनी तेज प्रतिक्रिया क्षमता उन 3 मूर्खों द्वारा पहले किए गए चोरी छिपे हमलों की देन थी, जिनके बाद जियांग शाओबाई ने अपनी दैनिक साधना में विशेष रूप से इसी बिंदु पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। हमलों से बचने के बाद जियांग शाओबाई भागा नहीं बल्कि वहीं डटकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक हेवन ग्रेड लंबी तलवार प्रकट हो गई। ये स्थान शास्त्र मंडप और ड्रैगन वैली प्लाजा के बीच का जंक्शन था। पेड़ों का एक छोटा सा उपवन जो दिन में बहुत भीड़भाड़ वाला रहता था, लेकिन रात में यहाँ एक भी व्यक्ति नहीं होता था। ये हत्या के लिए बेहद उपयुक्त जगह थी। जब कई हत्यारों ने देखा कि जियांग शाओबाई भागने के बजाय उनका सामना कर रहा है तो वे हंस पड़े। मैंने मौत से न डरने वाले लोग देखे हैं, लेकिन मौत को खुद बुलाने वाला मैंने कभी नहीं देखा। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम जैसा एक की रिफाइनमेंट स्तर का साधक हमसे भिड़ सकता है? काले कपड़े पहने लोगों के नेता ने उपहास किया। उसने और शब्द बर्बाद नहीं किए और अपने अधीनस्थों को इशारा किया कि वे एक साथ आगे बढ़ें, जल्दी से मामला निपटाने की तैयारी में। ये देखकर जियांग शाओबाई ने ठंडे स्वर में हंसते हुए अपनी तलवार घुमाई और हवा में एक सुंदर तलवार फूल बनाया। अगले ही पल तीखी तलवार की रोशनी फूट पड़ी और इससे पहले कि हत्यारे कुछ समझ पाते, जियांग शाओबाई ने उन्हें पल भर में मार गिराया। एक मामूली गोल्डन कोर पीक स्तर का साधक जियांग शाओबाई के सामने कुछ भी नहीं था। उन्हें आसानी से निपटाने के बाद जियांग शाओबाई आगे बढ़ा और अपनी तलवार से उनके मुखौटे उठाए। नीचे अपरिचित चेहरे दिखाई दिए। उनमें से किसी में भी ड्रैगन जाति की वह उग्र और हिंसक आभा नहीं थी।
ये स्वाभाविक था, आओ झांतियान कभी भी ड्रैगन वैली के भीतर के लोगों से उस पर हमला नहीं करवाता। इससे ये सवाल उठा कि ये लोग ड्रैगन वैली में दाखिल कैसे हुए और इस पर आगे जांच की ज़रूरत थी। ये जांच के लिए एक अच्छा शुरुआती बिंदु था। हालांकि जियांग शियाओबाई इतना मूर्ख नहीं था कि यह मान ले कि इस एक घटना से आओ झांतियान हार मान लेगा। उसका लक्ष्य छोटा नहीं था। तू गंजा बूढ़ा कुत्ता, प्रभु ने कहा था कि जैसे ही तुम बाहर निकलोगे तुम्हें मार दिया जाएगा, और वे खाली शब्द नहीं थे। जियांग शियाओबाई के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। वह आओ झांतियान को मारना चाहता था और उसके पास कई कपटी तरीके थे। उनमें सबसे अच्छा तरीका गोलियां, पिल्स थीं। वह वास्तव में प्रसिद्ध 9 डेथ्स यिन यांग पिल को परिष्कृत कर सकता था। लेकिन जियांग शियाओबाई अभी आओ झांतियान को इतनी आसानी से मरने नहीं देना चाहता था। वह आओ झांतियान का उपयोग करके आओ कांगतियान को बाहर निकालना चाहता था। जियांग शियाओबाई को लंबे समय से संदेह था कि आओ झांतियान ही असल में आओ झांतियान को फंसाने वाला था, क्योंकि वर्तमान में वही ड्रैगन वैली के भीतर प्राचीन कबीले के साथ गुप्त रूप से सांठगांठ कर रहा था। लगता है मुझे सबूत ढूंढने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। जियांग शियाओबाई ने आंखें संकरी की और छोटे उपवन के पूर्व में स्थित गुफा का दृश्य उसके मन में उभर आया। छोड़ो, उस गुफा की चिंता उस बूढ़े आदमी को करने दो। अभी के लिए मुझे लियूशी को अपने पक्ष में करने पर ध्यान देना चाहिए। ज़ेड इमॉर्टल संप्रदाय कोई छोटी ताकत नहीं है। ये सोचकर जियांग शियाओबाई ने हेवनली क्राफ्ट्समैनशिप फायर का उपयोग करके ज़मीन पर पड़े शवों को साफ किया और फिर अपने छोटे आंगन में लौट गया। जैसा कि अपेक्षित था, आओ यान साधना नहीं कर रही थी, वह उसके लौटने का इंतजार कर रही थी। जियांग शियाओबाई पहले ही नोटिस कर चुका था कि हाल के दिनों में आओ यान का उसके प्रति रवैया बदल गया था और ऐसा दृश्य अब आम हो चुका था। आओ यान के कुछ कहने से पहले ही जियांग शियाओबाई ने आज जो कुछ हुआ था सब उसे बता दिया। ये सुनकर आओ यान पहले तो स्तब्ध रह गई, फिर उसके चेहरे पर अविश्वास झलकने लगा। तुम अब एल्डर आओवू के शिष्य हो? अगर तुम जिस आओवू की बात कर रही हो वह वही झुका हुआ बूढ़ा आदमी है तो शायद हाँ। जियांग शियाओबाई ने पानी का एक घूंट लिया। हे, अगर उसे पता चल जाए कि तुम उसे ऐसे बुला रहे हो तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। आओ यान ने उपहास किया, लेकिन किसी कारण से उसके दिल में हल्की सी खुशी भी थी। एल्डर आओवू का ड्रैगन वैली में दर्जा बेहद ऊंचा था। कहा जा सकता था कि वह वर्तमान में सबसे उच्च पद वाला व्यक्ति था। हालांकि वह पहले ही सांसारिक मामलों से अलग हो चुका था, यहाँ तक कि उसने ये भी कह दिया था कि अगर ड्रैगन वैली नष्ट हो जाए तब भी वह प्रकट नहीं होगा। इसी कारण बहुत से लोग उसके अस्तित्व को भूल चुके थे। ऐसा व्यक्ति अचानक जियांग शियाओबाई को शिष्य बना ले, ये कैसे चौंकाने वाला नहीं होता। आओ यान ने कुछ देर तक जियांग शियाओबाई को अजीब नज़र से देखा, फिर आंखें बंद कर साधना में लीन हो गई। जियांग शियाओबाई ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और तुरंत सो गया। अगली सुबह वह जल्दी आओ चेंग की हवेली की ओर गया। जैसे ही वह पहुंचा उसने देखा कि उसी दिशा से दो आकृतियां आ रही हैं। आगे लियूशी थी, जिसने घूंघट पहन रखा था। ये तुम हो? लियूशी ने जियांग शियाओबाई को देखकर अचानक कहा। क्या वही हो जिसने आओ चेंग के लिए कविता लिखी थी? सीधे पकड़े जाने पर जियांग शियाओबाई केवल एक अटपटी मुस्कान के साथ सिर हिला सका और फिर जल्दी से आओ चेंग की हवेली का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा कोंग युहुआई ने खोला। वह नींद में डूबा हुआ था और उससे शराब की गंध आ रही थी। अरे भाई, जियांग आ गए। जियांग शियाओबाई को देखते ही कोंग युहुआई की आंखें चमक उठीं। पिछले कुछ दिनों में उसने जियांग शियाओबाई के साथ कीमिया अलकमी पर चर्चा की थी और उसकी समझ काफ़ी बढ़ गई थी, यहाँ तक कि अब जियांग शियाओबाई को देखकर उसे अपने सगे भाई जैसा एहसास होता था। उसने बगल में खड़ी लियूशी को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया और सीधे जियांग शियाओबाई का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गया। भाई जियांग, तुम्हें पता नहीं, मैं कल पूरा दिन तुम्हें ढूंढता रहा। जो सैद्धांतिक तरीका तुमने बताया था मैंने उसे कल परखा और वह सच में काम करता है। तुम तो सचमुच देवतुल्य हो। कोंग युहुआई बेहद उत्साहित था, जबरदस्ती जियांग शियाओबाई को खींचते हुए। उनके पीछे लियूशी के चेहरे पर आश्चर्य साफ दिखाई दे रहा था। ये जियांग शियाओबाई आखिर है कौन? आओ चेंग के लिए कविता लिख पाने से ही यह स्पष्ट था कि उसका उनसे अच्छा संबंध है। और अब वह 5 लोट्स माउंटेन के संत पुत्र के साथ इतने घनिष्ठ रूप से मानो सगे भाई हों घुल मिल रहा था और दोनों कीमिया पर बातचीत भी कर रहे थे। इससे लियूशी बेहद उलझन में पड़ गई, क्योंकि जियांग शियाओबाई की साधना तो साफ तौर पर केवल की रिफाइनमेंट स्तर की ही दिख रही थी। उसने तुरंत भौहें सिकोड़ ली और उनके पीछे अंदर चली गई। इस समय आओ चेंग भी नए वस्त्रों में सुसज्जित था। उसके शरीर से एक अवर्णनीय गरिमा और आकर्षण झलक रहा था। उसकी दृष्टि जियांग शियाओबाई या कोंग युहुआई पर बिल्कुल नहीं थी, बल्कि लगातार लियूशी पर टिकी हुई थी। मिस लियू। आओ चेंग बहुत ही शालीनता से उसकी ओर बढ़ा। उसकी यह अवस्था देखकर जियांग शियाओबाई काफ़ी हैरान हुआ। उसने जल्दी से कोंग युहुआई के कंधे पर कुहनी मारी। इसका क्या हुआ? ये कब से ऐसा हो गया? मुझे भी ठीक से नहीं पता। कल से, जब से उसने संत कन्या लियू को देखा है, तब से ऐसा ही है।
कोंग युहुआई ने कंधे उचका दिए। जियांग शियाओबाई मन ही मन चकित रह गया। वाकई, प्रेम किसी व्यक्ति को बदलने की सबसे अच्छी दवा होता है। अगर आओ यान आओ चेंग की यह हालत देखती तो शायद उसे भी तसल्ली हो जाती। आओ आओ, मैं तुम्हें परिचय करवाता हूँ। यही है जियांग शियाओबाई, जिनके बारे में मैंने तुमसे पहले बताया था। आओ चेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। लियू शी ने जियांग शियाओबाई की ओर सिर हिलाया, उसकी आंखों में जिज्ञासा भरी हुई थी। तुम तो केवल की रिफाइनमेंट स्तर की साधना में हो, फिर क्यों? वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाए, लेकिन जियांग शियाओबाई उसका मतलब समझ गया। कुछ नहीं, बस किस्मत थोड़ी अजीब है। तुम दोनों बातें करो, मैं भाई कोंग से बात कर लेता हूँ। जियांग शियाओबाई मुस्कुराते हुए बोला, फिर कोंग युहुआई को बाहर की ओर खींच लिया। नहीं भाई जियांग, तुम क्यों जा रहे हो? हम वही बात क्यों नहीं कर सकते? कोंग युहुआई थोड़ा उलझन में था। दफा हो, मुझे तीसरा पहिया नहीं बनना। अध्याय 101, रास्ता रोका गया। आओ चेंग ने पूरी सुबह लियू शी के साथ बातें करते हुए बिताई। यह आदमी बातचीत में हैरान करने वाली तरह से माहिर था, सुबह भर विषय रुकने ही नहीं दिए। दूसरी ओर जियांग शियाओबाई भी व्यस्त था, लगातार कोंग युहुआई के साथ कीमियागिरी अल्कमी पर चर्चा कर रहा था। आखिरकार कोंग युहुआई का दर्जा लियू शी से कहीं अधिक था। वह एक अल्कमी शक्ति का संत पुत्र सेन सन और एक शीर्ष स्तरीय अल्केमिस्ट था, इसलिए कोई भी उसका अनादर करने की हिम्मत नहीं करता था। दोपहर के आसपास आओ चेंग ने जियांग शियाओबाई को ढूंढा। उसके चेहरे पर गर्व से भरी मुस्कान थी और उसने जियांग शियाओबाई के कंधे पर थपकी दी। कैसा रहा? क्या यंग मास्टर? कमाल का नहीं है? देखा कितना आसान था। कमाल कमाल, जियांग शियाओबाई ने आंखें घुमाईं। हुंफ, यंग मास्टर ने आज तियान युआन शहर में पहले ही एक भोज बुक कर लिया है। चलो साथ में शराब पीते हैं। आओ चेंग जोर से हंसा। अरे कल तुम क्या कर रहे थे बदमाश? मैंने तुम्हें पूरा दिन ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिले। यह एक लंबी कहानी है। जियांग शियाओबाई ने हल्के से एल्डर आओवू का जिक्र किया और आओ चेंग वहीं जमकर रह गया। फिर वह आदमी खुशी से उछल पड़ा। जियांग शियाओबाई, तुम तो अब अमीर होने वाले हो। वह एल्डर आओवू हैं, उनकी वरिष्ठता तो मेरे परदादा से भी कहीं ज्यादा है। कहा जा सकता है कि अगर वह कुछ कह दें तो ड्रैगन वैली में कोई भी उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम्हें कैसी किस्मत मिल गई। लेकिन सच कहूं तो इस बार तुमने सच में जैकपॉट मारा है। एल्डर आओवू के रहते प्राचीन कबीला एंशिएंट क्लैन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जियांग शियाओबाई ने बस सिर हिलाकर जवाब दिया। हालांकि बाहर के लोग सब यही कहते थे, लेकिन दिल में वह ऐसा सोचने की हिम्मत नहीं कर रहा था। शांत समय में भी सतर्क रहना चाहिए, तभी बेहतर तरीके से जीवित रहा जा सकता है। हमेशा संकट की भावना बनाए रखना जरूरी है, खासकर तब जब मौजूदा स्थिति पूरी तरह से अस्पष्ट थी। आओ चेंग ने थोड़ी देर और जियांग शियाओबाई को छेड़ा, फिर सब लोग तियान युआन शहर की ओर रवाना हो गए। उनके जाने के कुछ ही देर बाद आओ त्यानहेंग अपने निवास से बाहर निकला। एक सेवक उसे कुछ रिपोर्ट कर रहा था। वह कुत्ता आओ चेंग सच में किस्मत वाला है जो संत कन्या लियू शी से जुड़ गया। आओ त्यानहेंग का चेहरा उदास था, लेकिन उसकी आंखों में उत्तेजना की चमक थी। तुमने कहा कि वे पहाड़ से नीचे चले गए? हाँ, इस अधीनस्थ ने सुना कि यंग मास्टर आओ चेंग ने कहा था कि वे शराब पीने तियान युआन शहर जा रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, तुरंत लोगों का इंतजाम करो और जैसा मैंने पहले कहा था ठीक वैसा ही करना, समझे? आओ त्यानहेंग ने दांत पीसते हुए कहा। सेवक तुरंत जल्दी जल्दी वहां से चला गया। आओ त्यानहेंग वहीं खड़ा रहा, उसके चेहरे का भाव अत्यंत उदासी से बदलकर भयावह क्रूरता में बदल गया। आओ चेंग, जियांग शियाओबाई, तुम दोनों नीच लोग मुझे इस तरह अपमानित करने की हिम्मत करते हो। मैं इस अपमान का 100 गुना बदला लूंगा। ठंडी हंसी के साथ आओ त्यानहेंग, जो अभी अभी चलने लायक ठीक हुआ था, तुरंत आओ जानतियान के प्रांगण की ओर चला गया। तियान युआन शहर के एक रेस्तरां में सब लोग हंसते बोलते खाते पीते हुए समय बिता रहे थे। जियांग शियाओबाई को यह भी पता चला कि लियू शी इस बार जेड इमॉर्टल सेक्ट और ड्रैगन वैली के बीच सहयोग के कारण आई थी। वह कम से कम 1 महीने तक रुकेगी, जिससे उसका मन और भी निश्चिंत हो गया। इस तरह उसे उनके रिश्ते को मजबूत करने के लिए और ज्यादा समय मिल जाता। उसका अनुमान था कि भले ही वह उसे सीधे मदद के लिए मना न पाए, लेकिन वह कम से कम उसके पक्ष में 2 शब्द तो कह ही सकती थी। बस इतना हो जाए तो जियांग शियाओबाई संतुष्ट हो जाता। ये जानकारी मिलने के बाद वह ज्यादा देर नहीं रुका। उसने जल्दी से कुछ कौर खाए और कहा कि उसे कुछ काम निपटाने हैं, फिर तेजी से रेस्तरां छोड़कर जिन यिन पवेलियन की ओर चला गया। जियांग शियाओबाई को इतनी जल्दी आते देखकर लू लियान चौंक गया। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही जियांग शियाओबाई ने हवाचिंग गोलियों हुआचिंग पिल्स का एक बड़ा ढेर उसके सामने रख दिया। कुछ आगे की विकास योजनाएं तय करने के बाद जियांग शियाओबाई ने समय निकालकर लेक शेंग का भी दौरा किया। जब तक सब काम निपटे 1 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका था। सड़क पर चलते हुए जियांग शियाओबाई का मूड काफी अच्छा था। उसने पहले ही जिन यिन पवेलियन में इंतजाम कर लिए थे।
अगर हालात बिगड़ते तो वह सीधे जिनयिन पवेलियन से संपर्क करेगा और उनसे ड्रैगन वैली में लोगों को भेजने के लिए कहेगा। हालांकि यह सिर्फ एक द्वितीय श्रेणी की शक्ति थी, लेकिन हवाचिंग गोलियों की विशिष्ट बिक्री के कारण ये पहले ही एक प्रथम श्रेणी की शक्ति बन चुकी थी। अगर जियांग शियाओबाई ड्रैगन वैली में न होता तो शायद ड्रैगन वैली को भी उन्हें कुछ सम्मान देना पड़ता। जब समर्थन दिखाने की बात आती है तो जितने ज्यादा लोग हों उतना बेहतर। ध्यान से गिनूं तो अब मेरे पास 5 लॉर्ड्स माउंटेन, जेड इमॉर्टल सेक्ट और जिनयिन पवेलियन हैं जो मेरे पक्ष में बोलेंगे। ड्रैगन वैली के भीतर आओ यान, आओ चेंग और यहाँ तक कि एल्डर आओ वो भी मेरी मदद कर रहे हैं। अब हालात काफ़ी स्थिर लगते हैं, लेकिन मुझे एक बैकअप योजना भी रखनी होगी। इस बार लौटने के बाद मैं तुरंत उस समय की पूरी स्थिति की जांच करूंगा। अगर सच में बात नहीं बनी तो मैं उन्हें सीधे उड़ा दूंगा। मुझे यकीन नहीं कि वे अपनी असली शक्ल नहीं दिखाएंगे। अगर सच में हालात वापस न सुधरने वाले स्तर तक पहुंच गए तो मैं बस आओ चांगतियान को छोड़ दूंगा और उसे 10-8 और आध्यात्मिक गोलियां व औषधियां दे दूंगा। मुझे यकीन नहीं कि मैं तुम्हारे प्राचीन कबीले को हरा नहीं सकता। जियांग शियाओबाई मन ही मन हिसाब लगाता रहा और साथ ही तेजी से रेस तरह लौट रहा था ताकि आओ चेंग और बाकी लोगों से मिल सके। फिर सब लोग वापस लौटने के लिए निकल पड़े, लेकिन जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी वह ये कि तियानयुआन शहर के द्वार से निकलने के कुछ ही समय बाद पास के घने जंगल से अचानक काले कपड़ों में लिपटे लोगों का एक बड़ा समूह निकल आया। ये सभी लोग नासेंट सोल स्टेज की खेती कल्टीवेशन में थे और इनकी संख्या दर्जनों में थी। उन्होंने पल भर में जियांग शियाओबाई और उसके साथियों को घेर लिया। हर एक से उग्र आभा निकल रही थी और उनके चेहरों पर विकृत दुष्ट मुस्कानें थीं। जैसे ही यह स्थिति सामने आए, आओ चेंग, लियूशी और बाकी लोग तुरंत अपने हथियार निकाल चुके थे और रक्षा के लिए तैयार हो गए। तुम लोग कौन हो जो यंग मास्टर के सामने मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत करते हो? यंग मास्टर ड्रैगन वैली से है। अगर मुसीबत मोल लेना चाहते हो तो पहले सोच लो कि तुम्हारे पास उतनी क्षमता है या नहीं। आओ चेंग ने ठंडे स्वर में चारों ओर खड़े लोगों को देखा। उसके हाथ में एक हेवन ग्रेड लंबी तलवार मजबूती से थमी हुई थी। टस्क टस्क टस्क, ड्रैगन वैली के लोग, हाँ। आगे खड़े भारी भरकम आदमी ने बार बार व्यंग्य से हंसते हुए कहा, तो क्या हुआ? इस वक्त तुम्हारे साथ कितने विशेषज्ञ हैं? हाँ, बस तुम जैसे कुछ लोगों के साथ मैं तुम्हारे साथ जो चाहूं कर सकता हूं। पहले हम तुम्हें पकड़ लेंगे, तब ड्रैगन वैली भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। उसके शब्द बेहद घमंडी और दबंग थे, जिससे आओ चेंग तुरंत समझ गया कि इस समूह का उद्देश्य बहुत साफ था। वे खास तौर पर इन्हीं के लिए आए थे। और इनके पीछे कौन था ये तो साफ ही था। कमबख्त, क्या उस हरामी आओ तियानहेंग ने तुम्हें भेजा है? आओ चेंग ने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुमने हाथ उठाने की हिम्मत की तो चाहे मुझे तियानयुआन शहर को 3 फुट खोदना पड़े, मैं तुम्हें जरूर पकड़ लूंगा। बड़ी बड़ी बातें, लेकिन अफसोस तुम्हें ऐसा करने का मौका नहीं मिलेगा। आगे खड़े आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, अब मैं तुम्हें एक विकल्प देता हूं, या तो चुपचाप आत्मसमर्पण करो और कम पीड़ा सहो, या फिर लड़ो और देखो कि कौन ज्यादा काबिल है। तुरंत आओ चेंग का चेहरा ऐसा हो गया जैसे उसने मिट्टी खा ली हो। वह सबसे आगे खड़ा हो गया, लियूशी, जियांग शियाओबाई और बाकी लोगों को अपने पीछे ढालते हुए दांत पीसने लगा। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं, ड्रैगन वैली यहीं पास में है। ये कहते हुए वह पहले ही तैयार हो चुका था। जैसे ही लड़ाई शुरू होती वह तुरंत अपने पास मौजूद टोकन का इस्तेमाल करके ड्रैगन वैली के लोगों को सूचित कर देता। हालांकि दूसरी तरफ लोगों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन वे भी मिट्टी के नहीं बने थे। वे कुछ समय तक जरूर टिक सकते थे। इस समय सबसे बड़ी समस्या जियांग शियाओबाई और कोंग यूहुआई थे। उनकी खेती बहुत कम थी। अगर वे बोझ बन गए तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। लेकिन ठीक इसी पल जब आओ चेंग ये सोच ही रहा था, जियांग शियाओबाई ने अचानक बोल दिया, नाटक करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम्हारा असली निशाना मैं ही हूँ। अध्याय 102, बाहर निकलो। जब जियांग शियाओबाई ने ये शब्द कहे तो सभी लोग स्तब्ध रह गए और आओ चेंग ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। जियांग शियाओबाई, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आओ चेंग ने जोर से चिल्लाया। लेकिन जियांग शियाओबाई ने हल्की सी मुस्कान दी, सिर हिलाया और आगे बढ़ते हुए कहा, क्या मैं ही तुम्हारा लक्ष्य नहीं हूँ? ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और तुम आओ चेंग और बाकी लोगों को जाने देते हो। इस समय जियांग शियाओबाई के पास कोई और विकल्प नहीं था। कुल मिलाकर वे सिर्फ 5 लोग थे और उनमें लियूशी की दासी भी शामिल थी। उनमें से उसकी और कोंग यूहुआई की युद्ध शक्ति साफ तौर पर सबसे कम थी। अगर सच में लड़ाई हो जाती तो वे दोनों निश्चित ही बोझ बन जाते और जियांग शियाओबाई इतनी अहम घड़ी में अपनी असली साधना को उजागर नहीं कर सकता था। इसलिए खुद को आगे कर देना ही सबसे अच्छा विकल्प था। हालांकि आओ तियानहेंग आओ चेंग से नाराज था, लेकिन वह कभी भी आओ चेंग को मारने की हिम्मत नहीं करेगा और इस बार का सबसे बड़ा लक्ष्य वही था, जियांग शियाओबाई। जियांग शियाओबाई की योजना में जब तक आओ चेंग और बाकी लोग चले जाते उसके पास भागने के बहुत से तरीके थे।
धरती के दानवों की 72 रूपांतरण विधि और पलायन तकनीकें, ये दोनों तरीके उसे बच निकलने के लिए काफ़ी थे। लेकिन जियांग शियाओबाई की बात सुनते ही आओ चेंग आग बबूला हो गया। तुम बकवास कर रहे हो, इसका क्या मतलब है? तुम खुद को कुर्बान करके हमें बचाना चाहते हो? आओ चेंग गर्जा, यंग मास्टर तुम्हें बता रहा है यह असंभव है। ड्रैगन वैली के यंग मास्टर के रूप में ऐसे समय पर जियांग शियाओबाई जैसे एक की रिफाइनमेंट चरण के साधक को आगे भेजना बिल्कुल हास्यास्पद था। उसने तुरंत सामने खड़े लोगों की ओर दहाड़ लगाई। तुम कुत्तों की औलाद हो, अगर हिम्मत है तो आगे आओ। यंग मास्टर तुम्हें इस तलवार का स्वाद चखाएगा। और जो लोग उन्हें घेरे हुए थे वे भी उलझन में पड़ गए। जियांग शियाओबाई का ये कदम वाकई अप्रत्याशित था। बॉस, हमें क्या करना चाहिए? एक छोटा सरदार आगे आया और धीमी आवाज में पूछा। नेतृत्व कर रहा गठीला आदमी भी सिर खुजलाने लगा। ये बच्चा इतना साहसी क्यों है? क्या इसे मौत से डर नहीं लगता? ये साफ जानता है कि हम इसे पकड़ने आए हैं, फिर भी आगे आने की हिम्मत कर रहा है। तर्क के अनुसार क्या इसे आओ चेंग और दूसरों के पीछे नहीं छिपना चाहिए था? बड़े भाई, वैसे भी यंग मास्टर का इरादा यही है कि जियांग शियाओबाई को मरना ही होगा और आओ चेंग को नज़रअंदाज किया जा सकता है। अब जब वह खुद आगे आ गया है तो क्यों ना हम उसे पकड़कर मार दें? छोटे सरदार ने कहा। नेतृत्व कर रहे गठीले आदमी ने आंखें संकरी की, कुछ देर सोचा और फिर सिर हिला दिया। आखिरकार वे भी आओ चेंग की पहचान जानते थे, वह ड्रैगन वैली का सबसे बड़ा यंग मास्टर था। अगर सच में कोई बड़ा मामला हो गया तो आओ त्यानहिंग तुरंत पल्ला झाड़ लेगा और कह देगा कि उसका उनसे कोई लेना देना नहीं। उस समय उन्हें ड्रैगन वैली के क्रोध को झेलना पड़ेगा। लेकिन ये जियांग शियाओबाई अलग था, वह तो बस एक मामूली व्यक्ति था जिसका ड्रैगन वैली से कोई संबंध नहीं था। अगर वह मर गया तो मर गया। ड्रैगन वैली शायद ऐसे व्यक्ति के लिए कोई बड़ा हंगामा नहीं करेगा। तुम काफ़ी साहसी हो लड़के। जब तुम खुद आगे आ गए हो तो मुझे मना करने की कोई वजह नहीं है ना? गठीले आदमी ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा। आओ चेंग, इसे सौंप दो और तुम जा सकते हो। धृष्टता, तुम अपने आप को समझते क्या हो? आओ चेंग ने दांत पीसते हुए कहा। उसका चेहरा गुस्से से भरा था और उसके हाथ की लंबी तलवार हवा में लहराए। मैं तुम्हें बता रहा हूं, या तो आज तुम हम सबको मार दो, या बाद में जब ड्रैगन वैली के शक्तिशाली लोग आएंगे तो मैं पक्का करूंगा कि तुम सब मारे जाओ। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि यंग मास्टर इसे सौंप दे तो सपना देखना बंद करो। फिर आओ चेंग ने जियांग शियाओबाई को घूरते हुए कहा। तुम आमतौर पर बहुत चालाक रहते हो बदमाश। आज तुम इतनी मूर्खता क्यों कर रहे हो? यंग मास्टर तुम्हें अकेले मरने के लिए कैसे जाने दे सकता है? जियांग शियाओबाई ने बेहद बेबसी महसूस की। चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगा, उसने लापरवाही से कहा। मेरे पास अपने तरीके हैं। वैसे भी मैं तो बस एक साधारण व्यक्ति हूं, अगर मर भी गया तो मर गया। लेकिन तुम लोग मुसीबत में पड़ जाओगे तो तय रहा, अब जल्दी से निकलो। ये कहते हुए जियांग शियाओबाई आगे बढ़ गया। आओ चेंग दौड़कर आगे आया और जियांग शियाओबाई की कलाई पकड़ ली। क्या तुम पागल हो? मरना चाहते हो? यंग मास्टर बस जाकर मेरी बहन से कह सकता है कि वह तुम्हें मार दे, क्या वह बेहतर नहीं होगा? ऐसे समय में तुम मेरे साथ वफादारी का नाटक क्यों कर रहे हो? जियांग शियाओबाई एक पल के लिए रुका, फिर जोर से बोला। दफा हो जाओ। ये सुनकर आओ चेंग सन रह गया। जियांग शियाओबाई सच में उससे ऐसे बात करने की हिम्मत कर रहा था। जल्दी से दफा हो जाओ, यहाँ मुझे मत घसीटो, समझे? जियांग शियाओबाई फिर से दहाड़ा और साथ साथ आओ चेंग को लगातार आंखों से इशारा भी कर रहा था। इस समय गतिरोध तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका यही था कि वह अकेला रह जाए। जब तक आओ चेंग और बाकी लोग चले जाते उसके पास पलटवार करने के बहुत मौके होते, नहीं तो सब यहीं खत्म हो जाते। अगर सामने वाले सच में आओ चेंग को मारने का मन बना लेते तो। आओ चेंग का चेहरा हैरानी और गुस्से से भर गया। जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, लियू शी ने उसे रोक दिया। लियू शी शांत चेहरे के साथ आओ चेंग की बांह पकड़ते हुए बोली। उसे जाने दो, उसके पास कोई योजना होगी। तुम पागल हो क्या? कैसी योजना? ये बदमाश तो बस की रिफाइनमेंट चरण का साधक है, यंग मास्टर तो एक सांस में इसे उड़ा सकता है। आओ चेंग चिल्लाया। काफ़ी है, धिक्कार है, तुम सच में मुझे नज़रअंदाज कर रहे हो, है न? अब मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। इस बेकार आदमी को अभी सौंप दो और मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ, वरना तुम सब यहीं रह जाओगे। गठीले आदमी ने ठंडे स्वर में कहा और साथ ही अपनी आभा मुक्त कर दी। उसके पीछे खड़े लोगों ने भी ऐसा ही किया, मानो अगले ही पल हमला करने वाले हों। यंग मास्टर तुमसे नहीं डरता, आओ चेंग ने ठंडे स्वर में कहा, पहले ही वार करने की तैयारी करते हुए। इसी क्षण जियांग शियाओबाई गरजा। बस करो, कुंग युहुआई, लियू शी, आओ चेंग को लेकर दफा हो जाओ। अगर नहीं चाहते कि मैं मरूं तो जल्दी जाकर मदद लेकर आओ। जियांग शियाओबाई, तुम। आओ चेंग अभी भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन लियू शी पहले ही आगे बढ़ चुकी थी।
उसने उसकी बाँह पकड़ी और छलांग लगाई, पीछे की ओर उड़ गई। उसी समय उसकी दासी ने कुंग युहुआई को पकड़ लिया। चारों एक चमक बन गए और अपनी जगह से गायब हो गए। अब जियांग शियाओबाई अकेला ही सैकड़ों खलनायकों के सामने खड़ा था। टस्क टस्क टस्क, मैं क्या कहूँ? नेतृत्व कर रहा गठीला आदमी लगातार ठंडे स्वर में हंसा। कहूँ कि तुम बहादुर हो या कि तुम बेवकूफ़ हो? लोगों का वह समूह जियांग शियाओबाई को तिरस्कार भरी नज़रों से देख रहा था, मानो वे वध के लिए तैयार मेमने को देख रहे हों। उनकी नज़र में जियांग शियाओबाई जैसे बेकार व्यक्ति को तो एक उंगली से भी मारा जा सकता था। उनके सामने जियांग शियाओबाई भावहीन खड़ा था, मानो उसने सैकड़ों खलनायकों को अपनी आंखों में रखा ही न हो। तुम जैसा चाहो वैसा कहो, वह तुम्हारी मर्जी है, जियांग शियाओबाई ने शांत स्वर में कहा, और कलाई घुमाते ही उसके हाथ में एक रक्त लाल लंबी तलवार प्रकट हो गई। दैरवी तलवार, युवानहोंग, अर्जित आत्मिक खजाने की श्रेणी। जैसे ही युवानहोंग प्रकट हुई, एक अर्जित आत्मिक खजाने की दम घोंट देने वाली आभा चारों ओर फैल गई। क्षण भर में उस आभा से गठीला आदमी और बाकी सब बुरी तरह चौंक गए। ये कैसी किस्म का खजाना है? मैं कभी सौभाग्य से एक दैरवी स्तर का खजाना देख चुका हूं, लेकिन इस तलवार के सामने उसकी आभा भी कुछ नहीं है। धिक्कार है, ये लड़का चाल चल रहा है। खलनायकों ने जोर जोर से चिल्लाते हुए अपने हथियार कसकर पकड़ लिए, किसी भी पल हमला करने को तैयार। जियांग शियाओबाई ने उनकी घबराहट देखते हुए हल्की सी हंसी हंसी। पहले उसने बस भाग निकलने का सोचा था, लेकिन अब यह अपनी असली ताकत आजमाने का अच्छा मौका था। युवानहोंग हाथ में लिए हुए, अब इसे अपनी उपयोगिता दिखाने का समय आ गया था। क्या तुम मौत का सामना करने के लिए तैयार हो? जियांग शियाओबाई के चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान उभर आई। अध्याय 103, चारों ओर संहार। ये कहना झूठ होगा कि वह उत्साहित नहीं था। जियांग शियाओबाई पहले भी लड़ चुका था और लोगों को मार चुका था, लेकिन इस तरह की स्थिति का सामना करना उसका पहली बार था। उसके सामने सैकड़ों निर्दयी लोग खड़े थे, सभी नेसेंट सोल स्तर पर, और उनमें से कुछ तो नेसेंट सोल के चरम स्तर पर भी थे। ऐसी लड़ाई वास्तव में ये दिखाने के लिए पर्याप्त थी कि उसने जो क्षमताएं हासिल की थीं, उनकी असली सीमा क्या थी। 9 रिवॉल्यूशंस मिस्टेरियस स्किल इनेट दाओ बॉडी, 9 हेवन स्टाररी स्काई स्वॉर्ड प्ले, दिव्य तलवार, युवानहोंग। इन सभी साधनों के साथ और जियांग शियाओबाई की वर्तमान नेसेंट सोल स्तर की शक्ति को जोड़कर वह इसे आजमाने के लिए पूरी तरह सक्षम था। इस बच्चे में कुछ गड़बड़ है, हमला करो। नेतृत्व कर रहे शक्तिशाली व्यक्ति के दिल में पहले ही एक बुरी आशंका पैदा हो चुकी थी और उसने भविष्य की परेशानियों को खत्म करने के लिए तुरंत कार्रवाई करने का फैसला किया। एक ही पल में अनगिनत तलवारों की रोशनियां लहरों की तरह उमड़ पड़ी, मानो जियांग शियाओबाई को पूरी तरह निगल लेना चाहती हों। इसके जवाब में जियांग शियाओबाई ने सीधे पृथ्वी प्रवेश अर्थ इवेजन का उपयोग किया, जमीन के नीचे घुसकर उस बड़े पैमाने के हमले से बच गया। वे सभी निर्दयी लोग पल भर के लिए हक्के बक्के रह गए, और इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, जियांग शियाओबाई पहले ही जमीन के नीचे से बाहर निकल चुका था, हाथ में रक्तलाल युवानहोंग पकड़े हुए, और एक व्यक्ति पर वार कर दिया। उस व्यक्ति ने तुरंत अपने हाथ की लंबी तलवार उठाई, रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी तलवार की क्या औकात थी। अर्जित स्पिरिट ट्रेजे युवानहोंग के एक ही वार में विरोधी अपनी तलवार समेत 2 टुकड़ों में कट गया। ऐसी शक्ति ने आसपास मौजूद सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। जियांग शियाओबाई स्वयं भी हैरान था, उसने पहले कभी किसी अर्जित स्पिरिट ट्रेजर की शक्ति को महसूस नहीं किया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि अर्जित स्पिरिट ट्रेजर सचमुच भयावह होते हैं। उसने तो बस थोड़ी सी ताकत का इस्तेमाल किया था। एक झटके में जियांग शियाओबाई का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। हा, आओ और मर जाओ। जंगली हंसी के बीच जियांग शियाओबाई ने युवानहोंग को घुमाया और पागलों की तरह हमला किया। हवा में लगातार तलवार के फूल बनते जा रहे थे। हर बार जब वह तलवार चलाता, एक जान चली जाती, और कभी कभी तो विरोधी का हथियार भी उसके साथ ही कट जाता। इतना ही नहीं, जियांग शियाओबाई ने हाल ही में सीखी हुई 9 हेवन स्टाररी स्काई स्वॉर्ड प्ले को भी खोलकर इस्तेमाल किया। हालांकि वह अभी पहले स्तर तक भी नहीं पहुंचा था, लेकिन इस तलवार कला की शक्ति जब अर्जित स्पिरिट ट्रेजर के साथ मिल गई तो वह अजेय बन गया। जहां जहां वह गया वहां खून की नदियां बहने लगीं, कटे हुए अंध हवा में उड़ने लगे। ये लोग जियांग शियाओबाई के सामने बिल्कुल टिक नहीं पा रहे थे। सिर्फ एक कप चाय पीने जितने समय में 100 से अधिक लोगों में से केवल 30-40 ही बचे थे, बाकी सभी को जियांग शियाओबाई ने वहीं ढेर कर दिया था। ऐसे साधन, ऐसा दृश्य बचे हुए लोगों को पूरी तरह भयभीत कर चुका था। मजबूत, अविश्वसनीय रूप से मजबूत, और नेतृत्व कर रहा वह शक्तिशाली व्यक्ति तो इतना क्रोधित था कि उसे खून की उल्टी करने का मन हो रहा था। दिल ही दिल में वह औत्यानहीन की 18 पीढ़ियों को कोस रहा था। लानत है, तुमने कहा था कि यह जियांग शियाओबाई सिर्फ एक साधारण इंसान है, और यह है तुम्हारा साधारण इंसान। नेसेंट सोल को मारना कुत्तों को मारने जितना आसान। उस शक्तिशाली व्यक्ति की आंखें खून से लाल थीं, वह अत्यंत क्रोधित था, लेकिन उसी समय उसके दिल में गहरा डर भी भर चुका था। जियांग शियाओबाई जो ताकत इस समय दिखा रहा था, उसने उसे भयभीत कर दिया था।
हरामजादे, आखिर तुम हो कौन? वह शक्तिशाली व्यक्ति बार बार गरजता रहा, लेकिन उसके हाथ में पकड़ा हथियार लगातार कांप रहा था। वह डर गया था। उसने सोचा था कि एक छोटे से की रिफाइनमेंट स्तर के कचरे को मारना खाने पीने जितना आसान होगा, लेकिन नतीजा ऐसा निकला, शिकारी और शिकार की भूमिकाएं पूरी तरह उलट गई थीं। इस समय जियांग शियाओबाई पूरी तरह लड़ाई में डूबा हुआ था, खुद को अलग नहीं कर पा रहा था। उसने पाया कि लड़ते लड़ते उसका युद्ध अनुभव तेजी से बढ़ रहा था और तलवार विद्या की उसकी समझ भी बेतहाशा बढ़ रही थी। इतने कम समय में ही 9 हेवन स्टाररी स्काई स्वॉर्डप्ले पहले स्तर की दहलीज को छूने के करीब पहुंच गई थी। यह ऐसी चीज थी जो पहले एकांत साधना के दौरान बिल्कुल असंभव थी। ये सोचते ही जियांग शियाओबाई और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। उसने उस शक्तिशाली व्यक्ति की बातों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और युवानहोंग लेकर लगातार आगे बढ़ता गया और कत्लेआम करता रहा। वह शक्तिशाली व्यक्ति तो लगभग रो ही पड़ा था। वह जीत नहीं सकता था और भाग भी नहीं सकता था। वह सचमुच भाग नहीं सकता था। जब भी उनमें से कोई पीछे हटकर भागने की कोशिश करता, जियांग शियाओबाई पृथ्वी प्रवेश या पवन प्रवेश विंड इवेजन का इस्तेमाल करता। उसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। जैसे ही वह दोबारा प्रकट होता, इसका मतलब होता एक या दो जिंदगियों का अंत। ये कहा जा सकता था कि यह निर्दयी लोगों का समूह बाज और चूजों के खेल में फंसे चूजों की तरह था, जिन्हें जियांग शियाओबाई लगातार खेल खेल में मार रहा था। समय मिनट दर मिनट बीतता गया और उसके आसपास लोग एक एक करके गिरते चले गए। उस शक्तिशाली व्यक्ति के दिल का डर पूरी तरह खत्म हो चुका था। वह सुन्न हो गया था। इतना ही नहीं, आओ त्यानहेन के प्रति उसकी नफरत चरम पर पहुंच चुकी थी। फट, एक तलवार किसी के दिल को भेदते हुए निकल गई। खून से लाल आंखों के साथ जियांग शियाओबाई ने चारों ओर देखा और चौंक गया। इस समय जमीन पर लाशें बिखरी हुई थीं, कटे हुए हाथ पैर और टूटे अंग खून के साथ छोटे छोटे नालों की तरह फैल गए थे। आसपास कोई भी जिंदा खड़ा नहीं था। तुम आखिर हो कौन? जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ केवल वही शक्तिशाली व्यक्ति जिंदा बचा था। वह आदमी पूरे शरीर से कांप रहा था, जियांग शियाओबाई की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वह इस कत्लेआम से पूरी तरह डर चुका था। मैं कौन हूँ? जियांग शियाओबाई मुस्कुराया। मैं कौन हूँ, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। तुम्हें पहले ये सोचना चाहिए कि तुम जिंदा रह पाओगे या नहीं। मैं सब कुछ बता दूंगा, कृपया मेरी जान बख्श दो। इस समय वह शक्तिशाली व्यक्ति अचानक जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ा और जियांग शियाओबाई के सामने बार बार सिर पटकने लगा। ये देखकर जियांग शियाओबाई थोड़ा उलझन में पड़ गया। क्या उसने उससे कुछ पूछा भी था? बताओ, तुम्हें क्या पता है? हाथ के एक झटके से युवानहोंग से खून की बूंदें जमीन पर टपक पड़ी और जियांग शियाओबाई मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। ऐसी मुस्कान आमतौर पर बसंत की हवा जैसी कोमल होती, लेकिन इस समय उस शक्तिशाली व्यक्ति की नज़र में ये यमराज की आत्मा लेने वाली डरावनी मुस्कान जैसी लग रही थी। अत्यधिक भय में उस व्यक्ति ने जो कुछ भी जानता था सब उगल दिया। पता चला कि वह आओ त्यानहेन का निजी हत्यारा था, जो सारे गंदे काम संभालता था, जबकि आओ त्यानहेन फायदा उठाता था। इतना ही नहीं, यह आदमी एक और मामले में भी शामिल था, आओ छांगतियान को फंसाने में। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो? जियांग शियाओबाई ने ठंडे स्वर में कहा। आओ छांगतियान का मामला तो सालों पहले का है। तुम उसमें शामिल थे और अभी तक जिंदा हो। ये सच है, मैं उस समय बस एक छोटा मोटा आदमी था। ड्रैगन वैली के आओ छांगतियान को फंसाने में जो लोग सच में शामिल थे, वे सब मर चुके हैं। वह आदमी घबराकर चिल्लाया। तो तुम्हारी बात का मतलब कुछ भी नहीं हुआ? लोग मर चुके हैं, जांच करने का कोई तरीका नहीं है, ये जानकर मुझे क्या फ़ायदा? जियांग शियाओबाई ने होंठ मोड़े, हाथ की लंबी तलवार उठाई और उसे नीचे गिराने ही वाला था। ये देखकर वह शक्तिशाली व्यक्ति तुरंत चिल्लाया, नहीं नहीं नहीं, मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, उसके पास सबूत है। ये कहते ही वह स्तब्ध रह गया कि तलवार गिरी नहीं, बल्कि जियांग शियाओबाई उसे उपहास भरी नज़र से देख रहा था। ये ठीक है, वह व्यक्ति कहाँ है? जियांग शियाओबाई ने उदासीन स्वर में पूछा। मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा, क्या तुम मेरी जान छोड़ने का वादा करते हो? उस शक्तिशाली व्यक्ति ने सावधानी से टटोला। उसकी चिंता मत करो, अगर तुम सच में मुझे उस व्यक्ति तक ले जा सके तो मैं तुम्हारी जान की गारंटी देता हूँ, लेकिन तुम इस जीवन में कभी वापस नहीं लौट सकोगे, जियांग शियाओबाई ने शांत स्वर में कहा। ये सुनकर उस शक्तिशाली व्यक्ति ने दांत भींचे और दिल को कठोर कर लिया। ठीक है, मैं तुम्हें अभी वहां ले चलता हूँ। वह व्यक्ति सिर्फ 10,000 मील दूर है, बहुत पास। इसके बाद जियांग शियाओबाई और वह शक्तिशाली व्यक्ति वहां से निकल गए, पीछे केवल लाशों से भरी जमीन छोड़कर। पूरा घना जंगल खून की गंध से भर गया था। लगभग उसी समय जब जियांग शियाओबाई वहां से गया, ड्रैगन वैली के 7-8 शक्तिशाली साधक हवा में प्रकट हुए, और जब उन्होंने जमीन की हालत देखी तो वे सभी गहरे सदमे में पड़ गए। अध्याय 104। मैं तुम्हें जिंदा या मरा हुआ देखना चाहता हूँ। चारों ओर लाशें, कटे हुए अंग और टूटी हुई भुजाएं बिखरी पड़ी थीं।
ये जगह किसी कसाईखाने जैसी लग रही थी, बेहद खून खराबे से भरी हुई। ये सब क्या हो रहा है? क्या ये नहीं कहा गया था कि जियान गोंगजी को कुछ लोगों ने पकड़ लिया है और उसकी जान खतरे में है? तुम मुझसे पूछ रहे हो तो मैं किससे पूछूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ सब कुछ उसी नश्वर ने किया हो? असंभव, वह तो केवल की रिफाइनमेंट स्टेज पर है। अगर ये सब नश्वर लाशें होती तो फिर भी बात समझ में आती, लेकिन ये तो साफ साफ नासेंट सोल स्टेज के साधक हैं। आसमान में ड्रैगन वैली के कई विशेषज्ञ स्तब्ध थे। नीचे का दृश्य बेहद भयावह था। चारों ओर लड़ाई के साफ निशान थे जो ये दर्शाते थे कि यहाँ एक भयानक युद्ध हुआ था। ये किसने किया? जब वे हैरान थे तभी कुछ और लोग आ पहुंचे, आओ चेंग और लियूशी। वह कहाँ है? जियान गोंगजी कहाँ है? आओ चेंग ने घबराकर चिल्लाया और बोलते ही उसकी नज़र नीचे घने जंगल में फैले उस त्रासद दृश्य पर पड़ी। वह वहीं जम गया और ड्रैगन वैली के विशेषज्ञों को घूरते हुए बोला, क्या ये सब तुम लोगों ने किया? युवा स्वामी, हमने यह नहीं किया। जब हम पहुंचे तब हालात पहले से ऐसे ही थे, एक ड्रैगन वैली विशेषज्ञ ने जल्दी से कहा। आओ चेंग अविश्वास से भर गया। उसके बगल में खड़े लियूशी और अन्य लोग भी उतने ही हैरान थे। तुरंत वे सब नीचे उतरकर जांच करने लगे। उन्होंने पाया कि सभी लाशों पर तलवार के घाव थे, बहुत ही साफ और सधे हुए कट। आसपास हर जगह तलवार की लकीरें भी थीं, जो साफ साफ ये बता रही थीं कि यह सब किसी महान तलवारबाज का काम था। कुछ देर बाद आओ चेंग ने हैरानी से लियूशी की ओर देखा। क्या ये सब जियान गोंगजी ने किया? मुझे कैसे पता होगा? मैं तो बस इतना जानता हूं कि उस आदमी के पास जरूर कोई भरोसा था, लेकिन वह तो सिर्फ की रिफाइनमेंट स्टेज पर है ना? लियूशी पूरी तरह भ्रमित था। आओ चेंग का चेहरा गंभीर हो गया। उसने लाशों और आसपास के इलाके में खोजबीन की, लेकिन जियान गोंगजी का कोई निशान नहीं मिला। जियान गोंगजी गायब है। आओ चेंग ने दांत भींचते हुए मुट्ठियां कस लीं, उसे ढूंढो। जिंदा है तो मुझे जिंदा दिखाओ, और अगर मर चुका है तो उसकी लाश मेरे सामने लाओ। तो फिर युवा स्वामी, क्या हमें ये बात राजकुमारी को बतानी चाहिए? पास खड़े एक ड्रैगन वैली विशेषज्ञ ने जल्दी से पूछा। आखिरकार जियान गोंगजी नामात्र में आओ यान का पति था। आओ चेंग ने सिर हिलाया, मुझे अपनी बहन को बताना ही पड़ेगा। अगर मैंने छिपाया तो वह मेरी खाल उधेड़ देगी। तुम लोग किसी को वापस भेजो और यह खबर दो और आसपास के इलाके में खोज करवाओ। हर हाल में जियान गोंगजी को ढूंढना है। ये कहकर आओ चेंग ठंडे चेहरे के साथ तियान युआन सिटी की ओर चला गया। आओ चेंग, तुम कहाँ जा रहे हो? लियूशी ने जल्दी से पूछा। तियान युआन सिटी, वहाँ के लोगों से उसे ढूंढवाने जा रहा हूँ। आओ चेंग ने दांत पीसते हुए कहा, इस बार जियान गोंगजी ने हमें बचाया है। हर हाल में उसे ढूंढना होगा। अगर वह मर गया तो मैं उन लोगों को इसकी कीमत चुकवाऊंगा। इस समय आओ चेंग के दिल में गहरी पीड़ा और अपमान था। ड्रैगन वैली का युवा स्वामी होकर भी उसे ऐसी हालत में पहुंचना पड़ा कि एक की रिफाइनमेंट स्टेज वाला व्यक्ति उनकी जान बचाए। आखिरकार ये सब उसकी कमज़ोर ताकत की वजह से था। अगर वह और मजबूत होता तो वह अकेले ही उन सबको मार सकता था। इसके बाद सभी लोग दो समूहों में बढ़ गए। ड्रैगन वैली में आओ यान इमोर्टल वेनेरेबल वुहाई के साथ यूलिंग पैलेस से जुड़ी बातों पर चर्चा कर रही थी और वह मन ही मन काफ़ी उत्साहित थी। उसी समय कोई अचानक घबराया हुआ अंदर दौड़ आया। राजकुमारी, बुरा हो गया। कंसोर्ट जियांग मुश्किल में है। क्या? आओ यान अचानक खड़ी हो गई। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ गईं। उसने अनायास ही सोचा कि जियांग गोंगजी ने फिर कोई मुसीबत खड़ी कर दी होगी। लेकिन जब उस व्यक्ति ने पूरी बात बताई तो आओ यान का चेहरा तुरंत बर्फ की तरह ठंडा हो गया। उसके शरीर से एक भयानक आभा फूट पड़ी, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेट स्टेज की चरम शक्ति, जिसने सबको कांपने पर मजबूर कर दिया। आओ चेंग कहाँ है? आओ यान ने ठंडे स्वर में पूछा। युवा स्वामी आओ चेंग तियान युआन सिटी मदद मांगने जा चुके हैं। अभी कंसोर्ट जियांग की जिंदगी और मौत का कुछ पता नहीं है और हमारे लोग अब तक उसका कोई सुराग नहीं ढूंढ पाए हैं। हमने और लोगों को खोज के लिए भेज दिया है। जिंदगी और मौत का पता नहीं। ये शब्द सुनते ही आओ यान का दिल जोर से कांप उठा। दर्द, भयानक दर्द। आओ यान को अचानक एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई, जैसे उसने कोई बेहद अहम इंसान खो दिया हो। खोजो, जिंदा है तो मुझे जिंदा दिखाओ और अगर मर चुका है तो उसकी लाश मेरे सामने लाओ। ठंडे स्वर में यह आदेश देकर आओ यान अपने छोटे से आंगन से बाहर निकल गई। उसके पीछे इमोर्टल वेनेरेबल वुहाई ने यह सब देखा, भौहें सिकोड़ लीं और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। हालांकि आओ यान सीधे ड्रैगन वैली से बाहर निकलकर जियांग गोंगजी को ढूंढने नहीं गई, बल्कि वह आओ त्यानहेंग से मिलने गई, जो अपनी चोटों से उबरने के लिए साधना कर रहा था। जब आओ यान उसके सामने पहुंची तो आओ त्यानहेंग थोड़ा हैरान हुआ। आओ यान, तुम यहाँ क्या करने आए हो? आओ त्यानहेंग ने भौं उठाए। उसने आओ यान का चेहरा देखा, बर्फ सा ठंडा, और उससे निकलती आभा ने उसे घुटन सी महसूस कराई। आओ त्यानहेंग, अगर जियांग गोंगजी को कुछ भी हुआ तो मैं इसका हिसाब तुमसे लूंगी। ये कहकर आओ यान उछलकर ड्रैगन वैली से बाहर निकल गई।
आओ तियानहेंग कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसके दिल में खुशी भर गई। आओ यान की इस हालत को देखकर साफ था कि जियांग गोंगजी किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। तो क्या उसकी योजना सफल हो गई? तुरंत आओ तियानहेंग ने साधना रोक दी, अपने महल में लौट गया, एक संचार टोकन निकाला और किसी से संपर्क किया। विस्तृत पर्वतों के बीच जियांग गोंगजी उस शक्तिशाली व्यक्ति के साथ लगातार आगे बढ़ रहा था। चलते चलते वह शक्तिशाली व्यक्ति अचानक रुक गया। उसके हाथ में एक संचार टोकन प्रकट हुआ। जियांग गोंगजी, आओ तियानहेंग ने मुझसे संपर्क किया है। उस शक्तिशाली व्यक्ति ने सावधानी से टोकन जियांग गोंगजी को सौंपा। एक विचार के साथ उसने टोकन के भीतर का संदेश जान लिया। संदेश में बस यही पूछा गया था, क्या वह मर चुका है या नहीं। तो आओ तियानहेंग का असली मकसद मुझे मारना ही था, है न? जियांग गोंगजी की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। हाँ, उस शक्तिशाली व्यक्ति ने सिर झुका लिया। तो जवाब दे दो कि मैं पहले ही मर चुका हूं। ये कहते हुए जियांग गोंगजी ने लापरवाही से टोकन उसकी ओर फेंक दिया। फिर उसने आंखें संकरी की और मन ही मन गणना करने लगा। इस बार हमला होना उसके लिए बेहद सौभाग्यशाली साबित हुआ। कम से कम उसे अवकांगतियान के बारे में पता चल गया। अगर वह सबूत ढूंढ सके तो अवकांगतियान को रिहा कराया जा सकता है, और प्राचीन कबीले के साथ उसकी दुश्मनी को देखते हुए हम बचने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। मैंने जवाब दे दिया है। आओ तियानहेंग ने मुझसे कहा है कि जियांग गोंगजी ने भौं उठाए, बोलो। उसने कहा है कि आपकी गर्दन काटकर उसे वापस ले आओ, उस शक्तिशाली व्यक्ति ने जल्दी से कहा। जियांग गोंगजी मुस्कुराया, यह आओ तियानहेंग सच में मौत से नहीं डरता। वह चाहता है कि तुम मेरी गर्दन ले जाओ। क्या वह आओ यान को अपमानित करना चाहता है? छोड़ो, रास्ता दिखाते रहो। इसके बाद वह शक्तिशाली व्यक्ति जियांग गोंगजी को विशाल पर्वतों के बीच आगे ले जाता रहा। इस इलाके में एक गठन फॉर्मेशन स्थापित था जो हवा में उड़ने से रोकता था, वरना ऊपर से दिखने वाला दृश्य जमीन पर चलते समय दिखने वाले दृश्य से बिल्कुल अलग होता। यह इस बात का सबूत था कि वह व्यक्ति कितना सतर्क था। लगभग आधे घंटे चलने के बाद जियांग गोंगजी ने सामने एक समतल इलाका देखा। चारों ओर पक्षियों की चहचहाहट, फूलों की खुशबू और एक छोटी सी झरना बह रही थी। सबसे आरामदायक जगह पर बीच में एक छोटा सा आंगन था जिसके आसपास सब्जियां और फल लगाए गए थे। ये सचमुच एक छिपा हुआ स्वर्ग था। गुरु, आपका शिष्य आ गया है। आंगन की सीमा पर पहुंचते ही उस शक्तिशाली व्यक्ति ने जोर से पुकारा। अध्याय 105, आओ कांगतियान के बारे में सच्चाई। जैसे ही उस भारी भरकम आदमी की चीख खत्म हुई, आंगन से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसके सिर पर सफ़ेद बाल थे लेकिन दाढ़ी नहीं थी और उसका शरीर बेहद मजबूत दिखता था। बूढ़े आदमी के बाहर आते ही जियांग गोंगजी की आंखें सिकुड़ गईं। सामने वाले की साधना डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेट स्टेज में थी। हालांकि वह साफ महसूस कर सकता था कि उस बूढ़े आदमी की आभा बेहद अस्थिर थी, मानो उसने गंभीर चोटें झेली हों और उन्हें लगातार आध्यात्मिक ऊर्जा से दबाकर रखा हो। जियांग गोंगजी तुरंत सतर्क हो गया। उसके मन में ये शक पैदा हुआ कि कहीं ये सब उस भारी भरकम आदमी की चाल तो नहीं कि वह बूढ़े आदमी का इस्तेमाल करके उसे मारने की कोशिश कर रहा हो। इसी वजह से जियांग गोंगजी शुरू से अंत तक बेहद सावधान रहा और जरा भी कुछ गड़बड़ महसूस होते ही भागने के लिए तैयार था। उसकी भागने की तकनीक उच्च स्तरीय थी, इसलिए ये दोनों भी उसे पकड़ नहीं पाते। ओल्ड सेवन, तुम आ गए। बूढ़े आदमी का हाव भाव शांत था। उसने ओल्ड सेवन की ओर सिर हिलाया, फिर अपनी नज़र जियांग गोंगजी पर डाल दी। ओल्ड सेवन, ये कौन है? अगले ही पल ओल्ड सेवन तुरंत जियांग गोंगजी से दूर हटकर बूढ़े आदमी के पास गया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। जियांग गोंगजी ने तुरंत युवानहोंग तलवार निकाल ली और युद्ध के लिए तैयार हो गया। कुछ ही पलों में छोटे से आंगन का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया और जियांग गोंगजी तो भागने की पूरी तैयारी कर चुका था। भले ही बूढ़ा आदमी गंभीर रूप से घायल था, लेकिन जियांग गोंगजी को जरा भी भरोसा नहीं था कि वह उसका सामना कर पाएगा। कमज़ोर ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है। डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेट स्टेज का विशेषज्ञ ऐसा नहीं था जिससे एक नेसेंट सोल स्टेज का व्यक्ति टक्कर ले सके। हालांकि कहा जाता है कि अलग अलग स्तरों को पार करके लड़ना संभव है, लेकिन एक पूरे बड़े स्तर को लांघना बेहद कठिन, लगभग असंभव था। जब ओल्ड सेवन ने बात खत्म की तो उसकी नज़र भी जियांग गोंगजी की ओर सतर्कता से भर गई। थप्पड़। तभी अचानक बूढ़े आदमी ने ओल्ड सेवन के सिर के पीछे जोर से थप्पड़ मारा, जिससे वह लड़खड़ा गया। तू बदमाश, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि आगे से उन लोगों के करीब मत जाना। क्या तू अपने गुरु की बातों को हवा समझता है? बूढ़ा आदमी गुस्से से हाँफ रहा था, उसकी आंखों में आग भड़क रही थी। ओल्ड सेवन ने सांस तक लेने की हिम्मत नहीं की, बस सिर झुकाए खड़ा रहा। स्पष्ट था कि वह अपने गुरु का बेहद सम्मान करता था। जियांग गोंगजी, मुझे सच में खेद है। यह मेरी गलती है कि मैंने अपने शिष्य को ठीक से नहीं सिखाया। बूढ़े आदमी ने जियांग गोंगजी से माफ़ी मांगी। जियांग गोंगजी ने ठंडी हंसी हंसी, मुझे माफ़ी की ज़रूरत नहीं।
मेरी नज़र में तुम अपने शिष्य से कुछ बेहतर नहीं हो। तुम। बूढ़ा आदमी वहीं जड़ हो गया। पास खड़े ओल्ड सेवन ने गुस्से में जवाब दिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे गुरु से इस तरह बात करो। मेरी हिम्मत? जियांग गोंगजी ने उपहास किया। तुम्हें पता होना चाहिए, अगर मैं जाना चाहूं तो तुम्हारे गुरु इस आधे मरे हाल में मुझे बिल्कुल नहीं रोक सकते। और अगर मैंने आओचेंग को सब बता दिया तो तुम गुरु शिष्य दोनों का क्या अंजाम होगा, ये तुम्हें अच्छी तरह पता है ना? तू कमीना। जब तुम पहले कर सकते हो तो मैं 15वां क्यों नहीं कर सकता? जियांग गोंगजी हंसा। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसे हथकंडे मुझसे निपट सकते हैं? तुम कुछ भी न करो, बस मैं सही सलामत लौट गया तो ड्रैगन वैली तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप मुझे बताओ कि उस समय आओकांगतियान को कैसे फंसाया गया था। उसकी बात खत्म होते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। ओल्ड सेवन लगातार कांप रहा था, उसकी आंखों में जटिल भावनाएं भरी थीं। उसके बगल में खड़े बूढ़े आदमी के चेहरे पर धीरे धीरे दर्द उभर आया। जियांग गोंगजी, इस मामले में गलती मेरी है, मेरे शिष्य का इससे कोई लेना देना नहीं। अचानक बूढ़े आदमी ने धीमे स्वर में कहा, मैंने उस साल की घटनाओं में भाग लिया था और सौभाग्य से जीवित बच गया, लेकिन मेरे शिष्य को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर जियांग गोंगजी सच्चाई जानना चाहते हैं तो आपको पहले ये वादा करना होगा कि मेरे शिष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। जियांग गोंगजी ने भौं उठाए। मैं वादा करता हूँ। अब बताओ गुरु, आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर आपका क्या होगा? ओल्ड सेवन घबरा गया, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि अगर यह बात उजागर हुई तो क्या नतीजे होंगे। ड्रैगन वैली उन्हें, गुरु और शिष्य दोनों को कभी नहीं छोड़ेगी। सब ठीक है, उस समय का कर्ज मुझे 100 साल से चैन से सोने नहीं दे रहा। बूढ़े आदमी ने हल्की हंसी के साथ कहा, उसके चेहरे पर एक तरह की राहत थी। आओ जियांग गोंगजी, कृपया बैठिए। कहते हुए बूढ़ा आदमी धीरे धीरे आंगन के पत्थर की मेज तक गया और चाय डालने लगा। जियांग गोंगजी ने पल भर सोचा, फिर आगे बढ़कर पत्थर की चौकी पर बैठ गया। चाय की खुशबू फैल गई थी, चारों ओर पक्षियों की चहचहाहट और बहते पानी की आवाज़ माहौल को बेहद सुकून भरा बना रही थी। बताओ। जियांग गोंगजी शांत दिख रहा था, लेकिन भीतर से पूरी तरह सतर्क था। जरा भी कुछ गलत हुआ तो वह तुरंत अर्थ एस्केप का इस्तेमाल करेगा। तभी बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें खाली सी हो गईं, मानो वह अतीत की यादों में खो गया हो। बूढ़े आदमी की कहानी सुनते हुए जियांग गोंगजी अनजाने में अपनी मुट्ठियां भींचने लगा। उसे आओकांगतियान के लिए गहरा अन्याय महसूस हो रहा था। पता चला कि यह बूढ़ा आदमी उस समय आओकांगतियान का अनुयायी था। सिर्फ इतना ही नहीं, आओकांगतियान उसे अपने भाई की तरह, अपने सगे खून की तरह मानता था। सालों से आओकांगतियान उस पर पूरी तरह भरोसा करता आया था और उनके रिश्ते के बारे में बहुत से लोग जानते थे। प्राचीन कबीले ने इसी बात का फायदा उठाया। उन्होंने सीधे बूढ़े आदमी के रिश्तेदारों को पकड़ लिया और उन्हें बंधक बनाकर उससे अपने आदेश मनवाए। बूढ़े आदमी के पास कोई विकल्प नहीं था। प्राचीन कबीले ने उससे बस इतना ही करने को कहा, आओकांगतियान को एक स्टोरेज रिंग देना। उस समय बूढ़े आदमी को जरा भी नहीं पता था कि उस स्टोरेज रिंग के अंदर क्या है। मजबूरी में उसे यह काम करना पड़ा, क्योंकि आओकांगतियान उस पर पूरी तरह भरोसा करता था और साधारण खजानों की परवाह नहीं करता था। इसलिए बूढ़े आदमी ने भाइयों के साथ शराब पीते समय वह स्टोरेज रिंग उसे दे दी। आओकांगतियान ने बिना देखे ही उसे स्वीकार कर लिया। यही वजह बनी कि बाद में आओकांगतियान के पास प्राचीन कबीले के कई टोकन पाए गए, जिससे गद्दारी का आरोप पक्का हो गया। ठोस सबूतों के सामने आओकांगतियान अपना बचाव नहीं कर पाया। मुझे उस समय की सारी बारीकियां नहीं पता, क्योंकि मैं यंग मास्टर आओ के प्रति अपराधबोध से भरा हुआ था और सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाया। बूढ़े आदमी का चेहरा अपराधबोध से भर गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे पता है, जब वह स्टोरेज रिंग मिली तो यंग मास्टर आओ समझ गए होंगे कि यह मैंने किया है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसका खंडन नहीं किया और न ही किसी को मुझे ढूंढने दिया। इसी वजह से मैं इन सारे सालों से अपराधबोध में जी रहा हूँ। जियांग गोंगजी चुप था, उसे नहीं पता था कि इस पर क्या कहा जाए। क्या इस मामले में बूढ़ा आदमी गलत था? वह बस चाहता था कि उसके रिश्तेदार जिंदा रहें, ठीक वैसे ही जैसे जियांग गोंगजी खुद अब सिर्फ जिंदा रहना चाहता था। असल में दोषी तो प्राचीन कबीले के लोग थे, जो बेहद चालाक और क्रूर थे। तो बाद में तुम्हारे रिश्तेदारों का क्या हुआ? जियांग गोंगजी ने भौं उठाकर पूछा। वे मर गए, सब के सब। प्राचीन कबीले ने उन्हें पकड़ने के बाद मार डाला। मेरी पत्नी और बेटी, मैं तो उनकी हड्डियां तक नहीं ढूंढ पाया। बूढ़े आदमी ने कड़वी हंसी के साथ कहा। इसीलिए मैं नफरत करता हूँ। मैं सच में प्राचीन कबीले से बदला लेना चाहता था, लेकिन वे बहुत शक्तिशाली हैं। अगर पहली बार बदला लेने की कोशिश में मेरी किस्मत साथ न देती तो मैं जिंदा भी नहीं बचता। ये सारी चोटें उसी समय की हैं। जियांग गोंगजी ने भौं उठाए। अगर ऐसा था तो तुम सीधे ड्रैगन वैली क्यों नहीं गए और सच्चाई क्यों नहीं बता दी? सच कहूं तो मेरी भी यही योजना थी, सब कुछ बताने के बाद आत्महत्या करने की।
बूढ़े आदमी ने कहा। लेकिन बाद में यंग मास्टर आओ के एक विश्वासपात्र ने मुझे ढूंढा और कहा कि मुझे जिंदा रहना होगा और एक मौके का इंतजार करना होगा। अध्याय 106 आओ यान के तरीके। बूढ़े व्यक्ति के बोल खत्म होते ही जियांग गोंगजी के दिल में केवल गहरा आघात ही बचा था। आओ कांगतियान के विश्वासपात्र ने उस बूढ़े को ढूंढा और उसे जिंदा रहने दिया। यह आओ कांगतियान भी सच में बेहद निर्दयी इंसान है। उसने ऐसा क्यों किया? जियांग गोंगजी के मन में असंख्य विचार उमड़ पड़े। उसे लगा कि आओ कांगतियान उतना सरल नहीं है जितना वह दिखता है। 100 वर्षों तक इस योजना को छिपा कर रखना, किसी को इतने लंबे समय तक कोठरी में बंद रखना, यातनाएं सहने देना, ऐसी गहराई वाली चालाकी सामान्य लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी वजह से मैंने जान जोखिम में डालकर जिंदा रहने की कोशिश की। सौभाग्य से मेरी चोटें अब काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी हैं और मैं अभी 100-200 साल और किसी तरह जिंदा रह सकता हूँ। बूढ़ा व्यक्ति हल्के से हंसा, लेकिन उसके चेहरे पर एक अवर्णनीय वीरानी थी। तो आप इतने सालों से यहीं छिपे हुए थे, इंतजार कर रहे थे? जियांग गोंगजी ने भौं उठाए। बूढ़े ने धीरे धीरे सिर हिलाया। सच कहूं तो जब मैंने पहली बार तुम्हारे बारे में सुना तो मुझे लगा कि युवा मास्टर आओ का अवसर आ गया है। जियांग गोंगजी, जो जानना था तुम सब जान चुके हो। क्या और कुछ पूछना है? जियांग गोंगजी चुप रहा। इस समय वह लगातार आगे होने वाली घटनाओं के बारे में सोच रहा था। अगर वह अपनी योजना पर आगे बढ़ा तो क्या इससे आओ कांगतियान की योजना उजागर हो जाएगी? लेकिन अगर वह और देर करता रहा तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। काफ़ी सोच विचार के बाद जियांग गोंगजी ने अंततः फैसला किया कि लौटकर उसे आओ कांगतियान से बात करनी चाहिए। शायद कोई और भी बेहतर अवसर सामने आए। ये तुम्हारे लिए एक संचार टोकन है, मैं बाद में तुमसे संपर्क करूंगा। ये कहते हुए उसने मेज़ पर एक टोकन और एक गोली रख दी। ये गोली ले लो, ये तुम्हारी चोटों के लिए फ़ायदेमंद होगी। बूढ़े ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। इसके बाद जियांग गोंगजी ने एक और सफ़ेद गोली निकाली और उसे ओल्ड सेवन के सामने रख दिया। इसे खाओ। यह क्या है? किसी भी अनहोनी से बचने के लिए तुम अगले कुछ दिनों तक यहीं रहोगे। ये दवा 1 महीने बाद असर दिखाएगी। अगर इस दौरान मैं जिंदा रहा तो तुम भी जिंदा रहोगे, जियांग गोंगजी ने शांत स्वर में कहा। ओल्ड सेवन हक्का बक्का रह गया। उसने सामने रखी गोली को देखा, फिर अपने गुरु को देखा और अंत में दांत भींचकर गोली उठा ली और निकल गया। ये देखकर जियांग गोंगजी ने सिर हिलाया। किसी भी समय मेरी खबर का इंतजार करना। इतना कहकर वह बिना पीछे देखे वहां से चला गया। जे एरे की सीमा से बाहर निकलते ही जियांग गोंगजी हवा में उड़ गया और तेजी से ड्रैगन वैली की दिशा में बढ़ने लगा। लेकिन उड़ान भरने के थोड़ी ही देर बाद पीछे से एक काली रोशनी उस पर टूट पड़ी। जियांग गोंगजी की प्रतिक्रिया बेहद तेज थी। एबिस रेनबो तलवार म्यान से निकल आए और जोरदार वार के साथ सामने वाले से टकरा गई। पल भर में काले पट्टियों के टुकड़े पूरे आकाश में बिखर गए। सोचने की भी जरूरत नहीं थी, हमलावर वही कुछ बेवकूफ़ लोग थे। जियांग गोंगजी अवाक रह गया। ये लोग सच में हद से ज्यादा जिद्दी थे, अब भी उसका पीछा कर रहे थे। और एक हमला विफल होने के बाद वे बेवकूफ़ न तो दिखाई दिए, न ही कोई अगला हमला किया। जियांग गोंगजी ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। उनके तरीके बहुत अजीब थे, वह उन्हें मार भी नहीं सकता था और ढूंढ भी नहीं सकता था, इसलिए केवल सहन करना ही बचा था। जब इस प्रभु की शक्ति बढ़ जाएगी तब देखना, मैं तुम सबको जमकर पीटूंगा। उसने मन ही मन ठंडा स्वर लिया और फिर रुख बदलकर गति बढ़ा दी। ड्रैगन वैली से एक निश्चित दूरी पर पहुंचकर वह आखिरकार जमीन पर उतरा। हवा में उड़ते हुए आना स्वाभाविक रूप से दिख सकता था और वह समझा नहीं जा सकता। इसके बाद वह तुरंत ड्रैगन वैली की ओर दौड़ पड़ा। पूरा एक दिन ड्रैगन वैली गुस्से से उबल रही थी, क्योंकि किसी ने ड्रैगन वैली के लोगों पर ड्रैगन वैली के पास ही घात लगाकर हमला करने की हिम्मत की थी। यह क्या था? ये तो सीधे तौर पर ड्रैगन वैली को नज़रअंदाज करना था। ड्रैगन वैली ने न केवल कई शक्तिशाली विशेषज्ञ भेजे बल्कि ड्रैगन गार्ड को भी तैनात किया। ये सब स्वाभाविक रूप से आओयान के आदेश पर हुआ। जब आओयान को पता चला कि जियांग गोंगजी लापता हो गया है तो उसका दिल घबराहट से भर गया। खासकर जब वह उस भयावह स्थल पर पहुंची तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि जियांग गोंगजी शायद उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। वह जियांग गोंगजी को खोना नहीं चाहती थी। फिर शुरू हुई पागलपन जैसी तलाश, मानो वह पूरी तरह से पागल हो गई हो। आओयान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पूरे ड्रैगन वैली के चारों ओर 1 लाख ली के दायरे में शक्तिशाली साधकों के समूह केवल एक ही व्यक्ति को ढूंढ रहे थे, जियांग गोंगजी। ये 3 शब्द उस पूरे 1 लाख ली क्षेत्र में हर किसी के दिल में गूंज रहे थे। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर जियांग गोंगजी कौन है, और जो अंदर की बात जानते थे वे और भी अधिक स्तब्ध थे। जियांग गोंगजी वास्तव में लापता हो गया था। क्या वह ड्रैगन वैली का नश्वर दामाद नहीं है? वही दामाद जिसने ड्रैगन वैली की राजकुमारी की शादी में सबको अपमानित किया था। यह आदमी सच में किसी के द्वारा उठा लिया गया।
धिक्कार है, मैं सच में जानना चाहता हूं कि उसे कौन ले गया, ताकि मैं जाकर उसे 2 थप्पड़ मार सकूं और अपना गुस्सा निकाल सकूं। सिर्फ थप्पड़? मेरी नज़र में तो उसे दानव वध मंच पर कील से टांग देना चाहिए, ताकि वह पीढ़ियों तक दर्द सहे। तभी असली बदला होगा। जो लोग जानते थे कि जियांग गोंगजी कौन है, वे ये खबर सुनकर इकट्ठा हो गए और चर्चा करने लगे। आदमी उन्होंने नहीं उठाया था, लेकिन ये खबर जानना ही काफ़ी रोमांचक था। उन्हें यह अंदाज़ा नहीं था कि यही रोमांच उनके लिए भयानक मुसीबत बन जाएगा। पूरा एक दोपहर खोजने के बाद भी जियांग गोंगजी का कोई सुराग नहीं मिला। आओयान की घबराहट और बढ़ गई और वह कुछ हद तक विचलित हो गई। उसके साथ चल रहे आओ चेंग ने अचानक भौहें सिकोड़ ली और खुद को बहुत चालाक समझते हुए कहा, धिक्कार है, ये लोग कहीं वही तो नहीं है जो पहले शादी में शामिल हुए थे। ये वाक्य सुनते ही आओयान पूरी तरह से भड़क उठी। उस शादी में शामिल होने का अवसर उनके जीवन का सर्वोच्च सम्मान था और अब वे जियांग गोंगजी के खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत कर रहे थे। वे सच में मौत को बुला रहे थे। इसलिए आओयान ने अपनी रणनीति बदल दी और अपना ध्यान उन सभी लोगों पर केंद्रित कर दिया जिन्होंने उस शादी में भाग लिया था। धड़ाम! एक स्थानीय घर का दरवाज़ा लात मारकर तोड़ दिया गया। अंदर इकट्ठा लोग पूरी तरह स्तब्ध रह गए। प्रतिक्रिया देने से पहले ही आओयान का स्वर्ण अंगरक्षक आओ चेंग अंदर घुस आया और मारपीट शुरू कर दी। आंगन में मौजूद सभी लोगों को तब तक पीटा गया जब तक उनके चेहरे सूज नहीं गए। फिर उनसे पूछताछ शुरू हुई। स्वाभाविक रूप से हर कोई पूरी तरह उलझन में था और लगातार सिर हिला रहा था। उन्होंने जियांग गोंगजी को कहाँ देखा था? अगर एक परिवार के पास जानकारी नहीं थी तो कोई बात नहीं। आओयान ने समय बर्बाद नहीं किया और सीधे अगले परिवार की ओर बढ़ गई। ये सिलसिला शाम के लगभग 7-8 बजे तक चला। आओयान ने लगभग उन सभी से निपट लिया जो शादी में शामिल हुए थे, लेकिन फिर भी जियांग गोंगजी का कोई पता नहीं चला। वह और भी बेचैन हो गई। आओयान जमीन पर बैठ गई। उसकी सामान्य ठंडी और गरिमामयी मुद्रा पूरी तरह गायब हो चुकी थी। अब वह बस जियांग गोंगजी को ढूंढना चाहती थी, चाहे वह जिंदा हो या मरा हुआ, कम से कम उसकी लाश तो देखनी ही थी। ये स्थिति उसके साथ चल रहे अमर वुहाई को बिल्कुल पसंद नहीं आई। आओयान, क्या तुम उस नश्वर पर आसक्त हो गई हो? अमर वुहाई ने शांत स्वर में पूछा। आओयान चौंक गई और अवचेतन रूप से सिर हिलाते हुए बोली, असंभव, मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं कर सकती। बस इतना है कि मैंने उससे वादा किया था कि इसके बाद मैं उसकी जान की गारंटी दूंगी। हालांकि वह ऐसा कह रही थी, लेकिन अमर वुहाई की नज़र में ये केवल आओयान का बहाना था। उसी समय एक संदेश पहुंचा, जियांग गोंगजी मिल गया है। अध्याय 107 परिवर्तन। वास्तव में जियांग शियाओबाई को ड्रैगन वैली ने नहीं खोजा था, बल्कि वह स्वयं ही ड्रैगन वैली के पास प्रकट हुआ था। उस समय ड्रैगन वैली के प्रवेश द्वार पर तैनात पहरेदारों के अनुसार जियांग शियाओबाई अचानक प्रकट हुआ था, इतना अचानक कि उन्हें कोई प्रतिक्रिया देने का मौका तक नहीं मिला। तभी उन्होंने देखा कि ड्रैगन वैली के मुख्य द्वार पर एक आकृति खड़ी है। उस समय जियांग शियाओबाई के चेहरे पर भी हैरानी भरी अभिव्यक्ति थी, मानो उसने स्वयं भी वहां प्रकट होने की उम्मीद नहीं की थी। जैसे ही आओयान को यह समाचार मिला, वह तुरंत ड्रैगन वैली की ओर दौड़ पड़ी। बेहद तेजी से लौटने के बाद वह अंततः पहुंची और उसने देखा कि आओवान जियांग शियाओबाई से पूछताछ कर रहा था कि आखिर हुआ क्या था। मुझे भी नहीं पता। उस समय मैंने योजना बनाई थी कि आओ चेंग और बाकी लोग पहले चले जाएं और मैं थोड़ी देर तक रुककर उन्हें समय दूं ताकि वे सहायता लेकर लौट सकें। जियांग शियाओबाई ने उलझन भरी अभिव्यक्ति के साथ कहा, मैंने कुछ गोलियां तैयार की थीं जो थोड़े समय के लिए उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करने से रोक सकती थीं। जैसे ही मैं भागने ही वाला था, तभी अचानक एक काले कपड़े पहने व्यक्ति प्रकट हुआ। उसने काले और सफ़ेद रंग का मुखौटा पहना हुआ था और उसने सीधे उन सभी लोगों को मार डाला और फिर मुझे उठा ले गया। और फिर? आओवान ने गहरी शिकन के साथ पूछा। जियांग शियाओबाई ने कुछ देर सोचा और कहा, इसके बाद मुझे ज़्यादा स्पष्ट रूप से याद नहीं है। बस इतना याद है कि वह मुझे अगवा करके ले गया और जब मुझे होश आया तो मैं पहले ही ड्रैगन वैली के बाहर था। मेरे शरीर से कुछ भी गायब नहीं था, बस मेरी साधना बिना किसी वजह के गोल्डन कोर स्तर तक पहुंच गई थी। ये कहते हुए जियांग शियाओबाई ने झेंपते हुए सिर खुजाया, मुझे सच में नहीं पता कि क्या हुआ। सभी लोग स्तब्ध रह गए। उसका सामना एक मुखौटा पहने व्यक्ति से हुआ, उसे उठा लिया गया और उसकी साधना बढ़ भी गई। और इस समय जियांग शियाओबाई से निकलने वाली आभा सचमुच गोल्डन कोर स्तर की थी, और वह भी गोल्डन कोर के अंतिम चरण की। इतनी विचित्र बात न तो उन्होंने कभी देखी थी और न ही कभी सुनी थी। ये कैसे संभव हो सकता है? वह पहले तो केवल क्यूई रिफाइनिंग के प्रारंभिक चरण में था और एक ही दिन में गोल्डन कोर के अंतिम चरण तक पहुंच गया। क्या मजाक है? क्या फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट चरण को छोड़ दिया गया? ऐसी कौन सी विधि हो सकती है जो किसी की शक्ति को इतनी भयावह गति से बढ़ा दे? इतनी रफ्तार से तो नींव अस्थिर हो जानी चाहिए थी। और जियांग शियाओबाई का स्तर इतना कम था, वह फटकर मर क्यों नहीं गया? ड्रैगन वैली के कई शक्तिशाली विशेषज्ञ हैरान थे।
वे जियांग शियाओबाई को ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई राक्षस हो। अगर यह सच था तो उसकी किस्मत भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। आओ वान ने भी गहरी शिकन के साथ सोचा। उसकी सहज अनुभूति कह रही थी कि जियांग शियाओबाई झूठ बोल रहा है, लेकिन गहन जांच के बाद भी यह साफ था कि जियांग शियाओबाई वास्तव में गोल्डन कोर के अंतिम चरण में था। उसकी मेरिडियन नाड़ियां पूरी तरह सामान्य थीं, कोई समस्या नहीं। लेकिन ठीक इसी सामान्यता में ही अजीबपन छिपा था। ऐसी विधि आखिर हो ही कहाँ सकती थी। इसी समय आओ यान भी अंदर आ गई। जब उसने जियांग शियाओबाई को सुरक्षित और सही सलामत देखा तो उसके दिल पर रखा भारी बोझ आखिरकार उतर गया और उसका घबराया हुआ रूप पूरी तरह गायब हो गया। एक बार फिर वह अपने सामान्य ठंडे स्वभाव में लौट आई, चेहरे पर जरा भी असामान्यता नहीं थी। तुम ठीक हो? आओ यान आगे बढ़ी और ठंडे स्वर में बोली। हाँ, उस रहस्यमय व्यक्ति की वजह से, नहीं तो मैं बिल्कुल भी बच नहीं पाता। जियांग शियाओबाई ने जल्दी से सिर हिलाया। आओ चेंग भी पास आया और ध्यान से जियांग शियाओबाई की जांच की। हिस, जियांग शियाओबाई, तुम्हारी किस्मत तो गजब की है बच्चे। सच में ऐसी अच्छी चीज से सामना हो गया। बाहर गए, बचा लिए गए और साधना भी बढ़ गई। मुझे भी नहीं पता, मैं तो बस एक साधारण व्यक्ति हूँ जिसने अभी अभी साधना करना सीखा है। मुझे क्या पता होगा, जियांग शियाओबाई ने मासूमियत से कहा। उसकी अभिव्यक्ति इतनी विश्वसनीय थी मानो वह सब कुछ सच ही कह रहा हो। अगर तियानश्वान महाद्वीप में ऑस्कर होता तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार निश्चित रूप से उसी को मिलता। हालांकि सभी को गहरा संदेह था, फिर भी उनके पास कोई सुराग नहीं था, क्योंकि हर किसी ने जियांग शियाओबाई की जांच कर ली थी, यहाँ तक कि आध्यात्मिक ऊर्जा से उसके शरीर की पूरी तरह जांच की गई और छिपी हुई शक्ति का कोई संकेत नहीं मिला। आमतौर पर चाहे कोई अपनी शक्ति छिपाने की विधि इस्तेमाल करे, अगर बाहरी व्यक्ति की आध्यात्मिक ऊर्जा मेरिडियन और डेंटियन में प्रवेश करे तो कुछ न कुछ पता चल ही जाता है। इस दुनिया में ऐसी कोई इतनी शक्तिशाली साधना विधि नहीं थी, इसलिए कोई भी यह नहीं सोच रहा था कि जियांग शियाओबाई वास्तव में अपनी साधना छिपा रहा है। यहाँ तक कि आओ यान के साथ लौटे अमर वुहाई भी कोई सुराग नहीं ढूंढ पाए। ये देखकर जियांग शियाओबाई भीतर ही भीतर हंस पड़ा। सिस्टम की मदद से तुम लोग भला समस्या कैसे ढूंढ सकते हो? क्या हो सकता है कि जियांग शियाओबाई, तुम सच में किसी अद्भुत सौभाग्य से टकरा गए हो और किसी महान गुरु से मिले हो जिसने तुम्हें साधना प्रदान की हो? आओ चेंग ने आश्चर्य से पूछा। अमर वुहाई बोले, इसकी काफी संभावना है। शायद उस व्यक्ति ने अपनी ही साधना को संकुचित करके इसके शरीर में सील कर दिया हो। मैंने ऐसी विधियां कुछ बार देखी हैं, लेकिन उसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है, मूल शक्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं बचता। मूलतः ऐसा कोई नहीं करता। ये कहते हुए अमर वुहाई ने जियांग शियाओबाई की ओर देखा। उसकी आंखों में भी जिज्ञासा थी, शायद ये बच्चा सच में किसी महान अवसर से टकरा गया हो। लेकिन ऐसे में इसे आगे बढ़ने के लिए कहीं ज्यादा समय और मेहनत करनी पड़ेगी, वरना इसकी साधना जीवन भर यहीं रुक जाएगी। सब ने ये सुनकर सिर हिलाया। इस बात को वे काफी हद तक स्वीकार कर पा रहे थे और जियांग शियाओबाई की ओर देखने की उनकी नज़र में भी ईर्ष्या थी, हालांकि वह क्षणिक थी। आखिरकार साधना तो स्वयं ही धीरे धीरे करनी पड़ती है, तभी वह वास्तव में अपनी बनती है। आखिरकार ये पूरा मामला जियांग शियाओबाई की निर्दोष अभिनय कला के साथ समाप्त हो गया। भले ही ड्रैगन वैली उस रहस्यमय व्यक्ति की जांच करना चाहता, वे कुछ भी नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अस्तित्व में ही नहीं था। और जिन लोगों ने उन्हें घेरा था वे सभी मर चुके थे, इसलिए आगे कुछ भी पूछताछ नहीं हो सकती थी। अंत में इस विषय को बस यहीं छोड़ देना पड़ा। भले ही आओ चेंग जोर देकर कहता कि यह सब आओ त्यानहेंग ने गुप्त रूप से किया है, सबूत के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता था। छोटे से आंगन में लौटकर आओ यान अब भी शांत बनी हुई थी, हालांकि उसे स्वयं भी यह एहसास नहीं था कि जियांग शियाओबाई के प्रति उसका रवैया पहले जितना ठंडा और निष्ठुर नहीं रहा। आज के लिए धन्यवाद, आओ यान ने काफी देर बाद जियांग शियाओबाई की ओर देखकर कहा। ये तो छोटी सी बात है। आखिरकार मेरी जान आओ चेंग और बाकी लोगों की तुलना में कुछ भी नहीं है। जियांग शियाओबाई हंसते हुए बोला। उसी समय वह अपने भीतर की उत्तेजना को दबा रहा था, शायद ये करीब आने का एक अच्छा मौका था। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, आओ यान के चेहरे पर अपराध बोध की एक झलक उभरी। चिंता मत करो, मैं अपने वादे पर कायम रहती हूँ। इस बार मैं निश्चित रूप से तुम्हारी जान की रक्षा करूंगी। प्राचीन कबीले का मामला समाप्त होने के बाद तुम, आओ यान बोलते बोलते रुकी, फिर आगे कहा, चाहे तुम यहाँ रहना चाहो या जाना, ये तुम्हारे अपने निर्णय पर होगा। जियांग शियाओबाई मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। हालांकि उसे प्रेम की बातों की ज्यादा समझ नहीं थी, फिर भी यह साफ था कि इस बार आओ यान का रवैया उसके प्रति काफी बदल चुका था। पहले उसने कहा था कि वह उसे ड्रैगन वैली से भेज देगी, और अब अचानक अपने शब्द बदल लेना, ये स्पष्ट रूप से उसके दिल में आए परिवर्तन का संकेत था। उसी क्षण ड्रैगन वैली के भीतर अचानक एक जबरदस्त कंपन हुआ और गड़गड़ाहट की आवाज पूरे ड्रैगन वैली में फैल गई। हर कोई इस कंपन को महसूस कर सकता था।
ड्रैगन हॉल के आसपास विशेषज्ञ लगातार आकाश में उड़ते हुए एक विशेष दिशा की ओर भागने लगे। अगर जियांग शियाओबाई ये देख पाता तो वह चौंक जाता, क्योंकि वह स्थान पहाड़ के पीछे छोटे जंगल के पूर्व की ओर था। अध्याय 108 मौन निर्णय। रात की ठंडी हवा पर्वतीय दर्रे से गुजर रही थी, अपने साथ रख की हल्की सी गंध लिए हुए। रिवर वाइट चट्टान के किनारे खड़ा था। उसका चोगा हवा में धीरे धीरे लहरा रहा था। नीचे घना कोहरा परतों में फैला हुआ था, जो खतरे और अवसर दोनों को एक साथ छिपाए हुए था। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन उसका मस्तिष्क तेज तलवार से भी अधिक तेजी से चल रहा था। मैट डेमन सीक्रेट ग्राउंड। अनरान के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। स्वर्गीय अवसर, प्राचीन विरासतें, शक्ति प्राप्त करने के शॉर्टकट। दूसरों के लिए यह एक लालच था, लेकिन रिवर वाइट के लिए यह जहर से सना हुआ शतरंज का मैदान था। अगर 1000 युआन राजवंश इस समय इसे खोलने को तैयार है, उसने धीमे स्वर में कहा, तो उन्हें पूरा विश्वास है कि मैं इसमें कदम रखूंगा। उसकी आंखों में ठंडी चमक उभरी। वह जानता था, जैसे ही वह उस सीक्रेट ग्राउंड में प्रवेश करेगा, अनगिनत नजरें उस पर टिक जाएंगी। दुश्मन, छुपे हुए शिकारी और वे लोग जो उसके गिरने की प्रतीक्षा कर रहे थे, सभी वहीं होंगे। लेकिन पीछे हटना भी उतना ही खतरनाक था। अगर वह नहीं गया तो अफवाहें फैलेंगी। अगर वह गया तो हत्या तय थी। दिलचस्प, रिवर वाइट ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अचानक उसके भीतर की प्रणाली ने प्रतिक्रिया दी। डिंग, विशेष निर्णय ट्रिगर हुआ। विकल्प 1, मैट डेमन सीक्रेट ग्राउंड में प्रवेश करें, उच्च जोखिम, अत्यधिक पुरस्कार। विकल्प 2, मौन रहकर तैयारी करें, स्थिर विकास, भविष्य का विस्फोट। रिवर वाइट ने बिना किसी हड़बड़ी के आकाश की ओर देखा। इस बार उसने तुरंत निर्णय नहीं लिया, क्योंकि वह जानता था, जो लोग उसे फंसाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि वह नियमों के अनुसार खेलने वाला नहीं था। अध्याय 109, मैं तुम्हारे लिए एक किंग बम तैयार करूंगा। कुछ क्षणों के लिए मैदान में मौजूद हर व्यक्ति सदमे में जड़ हो गया। जियांग शियाओबाई का नाम एक बार फिर सभी को हिला गया। पहला झटका इसलिए था क्योंकि जियांग शियाओबाई, जो मात्र एक साधारण मनुष्य था, ने एक विवाह समारोह में खुलेआम अनेक अतिथियों को फटकारने का साहस किया। दूसरा झटका आज का था। आओ चेंग और अन्य लोगों को बचाने के लिए जियांग शियाओबाई ने स्वयं को खतरे में डालते हुए बंधक बना लिया, जिसके परिणामस्वरूप आओयान क्रोधित हो गई और उसने जियांग शियाओबाई की तलाश के लिए लगभग सारी उपलब्ध शक्तियों को सक्रिय कर दिया। और ये तीसरी बार अभी जियांग शियाओबाई एल्डर आओवू का शिष्य बन चुका था। ये जानना आवश्यक था कि वे लोग कौन थे जिन्हें एल्डर आओवू इतनी अहमियत देते थे। आओ युवानवू, वर्तमान ड्रैगन वैली के पूर्वज। आओ कांगतियान, उस समय ड्रैगन वैली का सबसे राक्षसी प्रतिभाशाली व्यक्ति। इन सब को सोचते हुए हर किसी के दिल में गहरा सदमा था। यहाँ तक कि आओयान, जो अंदर की बात जानती थी, भी वहीं स्तब्ध खड़ी रह गई, क्योंकि वह शुरू में सोचती थी कि एल्डर आओवू बस यूं ही कह रहे थे। लेकिन अब वह जियांग शियाओबाई के लिए आगे आने और आओ झेंग से निपटने में जरा भी हिचकिचाए नहीं। हर कोई चुप हो गया। केवल तब, जब एल्डर आओवू पूरी तरह से जा चुके थे, आओ झेंग होश में आया और धीरे धीरे जमीन से उठा। उसके मुंह के कोने पर अब भी खून लगा था और उसकी आंखों में सदमा और क्रोध भरा हुआ था। आओ झेंग सच में अपने ही हाथों से जियांग शियाओबाई का गला घोंटना चाहता था, लेकिन अब जब एल्डर आओवू सामने आ चुके थे, तो कौन साहस करता। जियांग शियाओबाई को मारना आसान था, लेकिन उसे मारने के परिणाम कोई भी सहन नहीं कर सकता था। कुछ पल की चुप्पी के बाद आओ झेंग ने ठंडी खर्राटे जैसी आवाज निकाली और सीधे ड्रैगन वैली की ओर बढ़ गया। इस बार आओ वान और आओ झेनबेई ने उसे नहीं रोका, वे रोक भी नहीं सकते थे। कुछ समय के लिए सभी के दिलों पर एक काला बादल छा गया। ड्रैगन वैली का आसमान बदलने वाला था। आओ झेंग की वापसी निस्संदेह आओ युवानवू वंश के खिलाफ युद्ध की घोषणा की शुरुआत थी। जो लोग आओ युवानवू वंश के करीब थे, वे भी हवा का रुख साफ होने से पहले कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। दोनों पक्षों के बीच का संघर्ष, जो भी हारे या जीते, भारी बदलाव लेकर आने वाला था। ... ये खबर जियांग शियाओबाई को भी आओ यान से मिली और उसकी भौहें गहराई से सिकुड़ गईं। उसे महसूस हुआ कि चीजें शायद उनकी योजना के अनुसार आगे नहीं बढ़ेंगी। मूल रूप से जियांग शियाओबाई की योजना में इस बार आओवू द्वारा उस गुफा की जांच के लिए लोगों को भेजना और झांतियान वंश को एक बड़ा झटका देना था। किसे पता था कि झटके के बजाय ये सीधे एक शाही तुरुप, रॉयल फ्लश ले आएगा। आओ झेंग, वह आओ युवानवू के ही युग का अस्तित्व था। दोनों ही ड्रैगन वैली के पूर्वज थे। यह अब ऐसा खेल नहीं रहा जिसमें जियांग शियाओबाई भाग ले सके। अगर वह इसमें आगे भी शामिल रहा, तो न केवल उसकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी, बल्कि यह भी बहुत संभव था कि प्राचीन कबीले एंशिएंट क्लान के आने से पहले ही उसका अंत हो जाए। उस वंश के लोग हमेशा से उसे मारना चाहते थे, क्योंकि उसका अस्तित्व प्राचीन कबीले के साथ उनकी योजनाओं में बाधा डालता था। अब जब आओ झेंग भी बाहर आ चुका था, कौन जानता था आगे क्या अजीब घटनाएं होंगी। शायद आओ त्यानहेंग किसी के समर्थन के साथ ड्रैगन वैली के भीतर ही खुलेआम उस पर हमला करने का साहस कर ले।
जियांग शियाओबाई के भाव देखकर आओ यान ने शांत स्वर में कहा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस मामले का तुमसे कोई लेना देना नहीं, उनका लक्ष्य मेरा पूर्वज है। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी जान की रक्षा करूंगी और मैं निश्चित रूप से ऐसा करूंगी। इतना कहकर आओ यान कमरे से बाहर चली गई। ये पता नहीं था कि वह क्या करने जा रही थी। उस रात जियांग शियाओबाई को नींद नहीं आई। सिर्फ वही नहीं, ड्रैगन वैली के बहुत से लोग ऐसे ही थे। उन्हें लगा था कि हालात पहले ही काफ़ी खराब हैं, लेकिन अगली सुबह जियांग शियाओबाई को एक और बेहद बुरी खबर मिली। प्राचीन कबीले को रोकने की उसकी योजना अब प्रभावी नहीं रही। यह आखिरी नीलामी घर था जिसने उससे संपर्क किया। जैसे ही प्राचीन कबीले को पहले से खबर मिली, वे सीधे आए और एक बयान दिया, HUAQING गोली वाचिंग पिल को ज़बरदस्ती एक बहुत ही उचित दाम पर खरीद लिया। इससे सीधे 2 दिनों की देरी कम हो गई। मतलब अब सिर्फ 1 और दिन में प्राचीन कबीला ड्रैगन वैली पहुंच जाएगा। सबसे बड़ी मुसीबत आखिरकार आ ही गई। जियांग शियाओबाई आंगन में खड़ा था, चेहरे पर गंभीर भाव लिए उसे घुटन सी महसूस हो रही थी। प्राचीन कबीले का दबाव बहुत ज्यादा था। यह ऐसा पारिवारिक बल था जिससे ड्रैगन वैली को भी सतर्क रहना पड़ता था। नहीं, मैं निष्क्रिय नहीं रह सकता। अगर हालात बिगड़ते हैं तो मालिक तुम्हें एक रॉयल फ्लश से कुचल देगा। जियांग शियाओबाई ने मन ही मन ठंडी हंसी हंसी। उसने तय कर लिया कि आज वह आओ कांगतियान से मिलने जाएगा। चाहे कुछ भी हो, उसे इस बड़े व्यक्ति से ठीक से बातचीत करनी ही होगी। जियांग शियाओबाई तुरंत बाहर निकला और जैसे ही वह पहाड़ से नीचे उतरा, उसने आओ चेंग, लियूशी और कोंग युहुआई को अपनी ओर आते देखा। जियांग शियाओबाई, हालात अब कुछ खराब हैं, बेहतर होगा कि तुम कुछ समय के लिए बाहर ना निकलो। मुझे डर है कि आओ तियानहेंग अपने पूर्वज के समर्थन से तुम्हें चुपके से नुकसान पहुंचा सकता है। आओ चेंग ने तुरंत अपनी चिंता जाहिर की, लेकिन जियांग शियाओबाई हल्के से मुस्कुराया और सिर हिलाया। कोई बात नहीं, अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो प्राचीन कबीला कल ही ड्रैगन वैली पहुंच जाएगा। क्या? तुम्हें ये कैसे पता? आओ चेंग ने हैरानी से कहा। उसकी चिंता मत करो, इन 2 दिनों में तुम लोग भी इधर उधर मत घूमना। आओ चेंग लगातार सिर हिलाता रहा। मैं समझ गया, चिंता मत करो। ड्रैगन वैली अब तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुम पहले ही एल्डर आओवू के शिष्य हो। अगर प्राचीन कबीला तुम पर नजर डालेगा तो एल्डर आओवू निश्चित रूप से कुछ भी होने नहीं देंगे। इस पर जियांग शियाओबाई बस सिर हिला सका। आओ चेंग और बाकी लोगों से कुछ और बातें करने के बाद जियांग शियाओबाई जल्दी से वहां से चला गया, सीधा ड्रैगन वैली जेल की ओर। ड्रैगन वैली जेल कड़ी सुरक्षा में थी। बाहर खुले और छिपे तौर पर कई शक्तिशाली लोग पहरा दे रहे थे। जैसे ही जियांग शियाओबाई पहली बार दिखाई दिया, एक ड्रैगन वैली विशेषज्ञ प्रकट हुआ और उसका रास्ता रोक लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस विशेषज्ञ ने ठंडी आवाज में कहा। जियांग शियाओबाई ने जल्दी से आओयान का टोकन निकाला। मुझे जेल में कुछ काम है, यह आओयान का आदेश है। उस व्यक्ति ने संदेह से देखा, लेकिन यह वास्तव में आओयान का टोकन था, इसलिए उसके पास जियांग शियाओबाई को अंदर जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही वह जेल के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, पास खड़े विशेषज्ञ ने कहा, अंदर कई खतरनाक लोग कैद हैं, उन्हें तुम्हें कुचलने के लिए उंगली उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सलाह देता हूं कि तुम किसी ड्रैगन गार्ड को साथ ले जाओ। लेकिन जियांग शियाओबाई ने हाथ हिलाया, कोई जरूरत नहीं। क्या तुम्हें यकीन है? विशेषज्ञ ने जियांग शियाओबाई को ऐसे देखा जैसे वह कोई मूर्ख हो। लेकिन चूंकि जियांग शियाओबाई ने जोर दिया, उसने और दखल नहीं दिया। जो कहना था वह कह चुका था। अगर सामने वाला मौत ढूंढ रहा था तो उसे रोकने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद जियांग शियाओबाई अकेले ही जेल के भीतर चला गया। इस बार माहौल पिछली बार से अलग था। उसकी आंखों के सामने एक गहरी अंधेरी सुरंग थी जिसके दोनों ओर सीलबंद कोठरियां थीं। हर कोठरी के दरवाजे पर एक पट्टिका लगी थी जो काले और सफ़ेद 2 रंगों में बटी हुई थी। काला रंग दर्शाता था कि अंदर कोई कैद है, जबकि सफ़ेद रंग का मतलब खाली कोठरी। जिस बात ने जियांग शियाओबाई को हैरान किया वह ये थी कि कम से कम 90% कोठरियों पर काली पट्टिकाएं लगी थीं। अजीब है, इन लोगों को ड्रैगन वैली में कैद क्यों किया गया है? इन्हें सीधे मार देना ज़्यादा आसान नहीं होता। ये सोचते हुए जियांग शियाओबाई एक कोठरी के दरवाजे के सामने रुक चुका था। ये जेल का सबसे गहरा हिस्सा था जहां आओ कांगतियान को कैद किया गया था। चर्रा दरवाज़ा खोलकर जियांग शियाओबाई सीधे अंदर चला गया और साथ ही दरवाज़ा बंद कर दिया। कोठरी अब भी अंधेरी और घुटन भरी थी और जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, कोने से लाल चमकती आंखों की एक जोड़ी चमक उठी। अध्याय 110 सहयोग के लिए सहमति। लड़के, तुम फिर से यहाँ क्यों लौट आए? आओ कांगतियान ने भारी आवाज में पूछा। जियांग शियाओबाई ने सामने खड़े उस दुबले पतले व्यक्ति को शांत भाव से देखा और सीधे मुद्दे पर आ गया। आओ कांगतियान, मैं तुम्हारी स्थिति के बारे में सब कुछ जानता हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैंने उस समय के तुम्हारे सेवक को भी ढूंढ लिया है। जैसे ही उसके शब्द समाप्त हुए, आओ कांगतियान की आंखों में क्रूर चमक उभरी और प्रबल हत्या भाव पूरे कारागार में फैल गया।
इतनी जल्दी मत करो। जियांग शियाओबाई शांत ही रहा। मुझे पता है कि तुम्हारी अपनी योजना है, लेकिन मैं उसे बिगाड़ने नहीं आया हूँ। मैं तुमसे एक बात पर चर्चा करने आया हूँ। प्राचीन जाति कल पहुंचेगी। आओ कांगतियान इतिहास में वर्णित उस अहंकारी और घमंडी व्यक्ति जैसा नहीं था, इसके विपरीत वह अत्यंत चतुर था। अपनी बुद्धि से उसने तुरंत जियांग शियाओबाई के शब्दों का अर्थ समझ लिया। एक बार प्राचीन जाति आ गई तो उसका जीवन संकट में पड़ जाएगा। तुम मेरी स्थिति जानते हो। मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ। किस तरह का सौदा? आओ कांगतियान ने रुचि से पूछा। अगर हालात संभाल से बाहर हो जाएं, तो मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा और तुम्हारे पुराने सेवक को भी तुम्हारे साथ ले आऊंगा। जियांग शियाओबाई ने गंभीर स्वर में कहा, उस समय तुम अपना नाम साफ कर सकोगे, और मुझे पता है कि तुम ड्रैगन वैली में उस व्यक्ति को खोजकर मारना चाहते हो जिसने वास्तव में तुम्हें फंसाया था। सच कहूं तो असली साजिशकर्ता आओ झेंग की शाखा से है। जियांग शियाओबाई के ये शब्द समाप्त होते ही कोठरी में सन्नाटा छा गया। आओ कांगतियान मानो ये बात पहले से जानता हो, उसके चेहरे पर कोई भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं आया। तुम्हें पहले से पता था? जियांग शियाओबाई ने भौं उठाए। अगर पता था तो क्या? उस घटना के बाद ड्रैगन वैली पहले ही कमज़ोर हो चुकी है। अगर मैं अभी खड़ा होकर उन्हें मार दूं तो इससे क्या फ़ायदा होगा? आओ कांगतियान ने ठंडी हंसी हंसी। अगर उनकी शाखा नष्ट हो गई तो अनिवार्य रूप से ड्रैगन वैली के कई शक्तिशाली लोग भी इसमें घसीटे जाएंगे। उस समय ड्रैगन वैली और भी कमज़ोर हो जाएगी और प्राचीन जाति सच में ड्रैगन वैली पर मनमानी कर सकेगी। लेकिन वास्तव में आओ झेंग और उसका गुट इस समय प्राचीन जाति से मिला हुआ है। उनका उद्देश्य मुझे स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये साफ है कि वे पूरी तरह से ड्रैगन वैली को धोखा देना चाहते हैं। जियांग शियाओबाई हंसा, तो फिर यह कृत्य उन्हें मारने से अलग कैसे है? उन्हें मार देने के बाद कम से कम ड्रैगन वैली को पीछे से घात लगने का खतरा तो नहीं रहेगा। आओ कांगतियान ने आंखें सिकोड़ लीं और जियांग शियाओबाई की ओर देखा। उसके पीछे जकड़ी जंजीरें लगातार खनखनाने लगीं। वह अत्यंत चकित था। उस समय उसे मोटे तौर पर पता था कि उसे आओ झेंग और उसके लोगों ने फंसाया था, लेकिन तब उसे सिर्फ इतना लगा था कि वे ड्रैगन वैली में उसकी स्थिति से डरते थे और उसे हटाना चाहते थे। लेकिन अब जियांग शियाओबाई के शब्दों ने उसकी सोच पूरी तरह पलट दी थी। अगर आओ झेंग और उसका गुट प्राचीन जाति से मिला हुआ था तो ये बिल्कुल अलग मामला था। क्या ये सच है? आओ कांगतियान ने ठंडे स्वर में पूछा। जियांग शियाओबाई ने सिर हिलाया, फिर उसने अपने द्वारा खोजी गई कई बातों को विस्तार से बताया और ड्रैगन वैली की वर्तमान स्थिति के बारे में भी जानकारी दी। इस समय आओ यान पहले ही अमर पूज्य वुहाई की शिष्या बन चुकी है और ड्रैगन वैली के पीछे यूलिंग पैलेस जैसा अस्तित्व खड़ा है। समय पूरी तरह अनुकूल है। ये वरिष्ठ के बाहर आकर अपना नाम साफ करने का सर्वोत्तम अवसर है। आओ कांगतियान काफी देर तक चुप रहा, फिर अंततः बोला, मान लो मैं सहमत भी हो जाऊं, तो तुम मुझे मुक्त कैसे करोगे? मेरे शरीर पर बंधी इन जंजीरों से तो महाविक्ति उत्तीर्ण अवस्था का साधक भी मुक्त नहीं हो सकता। क्लैंग! आओ कांगतियान के बोलते ही उसके सामने एक लाल प्रकाश चमका। धुंधली रोशनी में उसने स्पष्ट रूप से देख लिया कि वह क्या था। एक ऐसी मूल्यवान तलवार जो दिव्य स्तर से भी ऊपर थी। ये तुम्हारे पास ऐसी वस्तु कैसे हो सकती है? आओ कांगतियान ने स्तब्ध चेहरे से जियांग शियाओबाई को देखा। इस समय जियांग शियाओबाई ने गहरी सांस ली और उसका भाव भी गंभीर हो गया। सच कहूं तो मुझे एक महान अवसर प्राप्त हुआ है। पहले मैंने उस बुजुर्ग से कीमिया विद्या सीखी और उसकी संग्रह अंगूठी भी विरासत में पाई, लेकिन उस अंगूठी पर एक मुहर थी जो तभी खुल सकती थी जब मैंने अपने शरीर में की का प्रवेश कराया और की परिशोधन अवस्था तक पहुंचा। यह मूल्यवान तलवार उसी संग्रह अंगूठी से प्राप्त हुई है और उसमें कुछ चमत्कारी अमृत और सर्वोच्च साधना विधियां भी हैं। जियांग शियाओबाई ने वाक्य आगे नहीं बढ़ाया, जानबूझकर यहाँ रहस्य की गुंजाइश छोड़ दी। इस क्षण उसके द्वारा कही गई हर बात सच प्रतीत हो रही थी। अगर कोई आधुनिक अभिनय गुरु पास से देख रहा होता तो वह निश्चित ही जियांग शियाओबाई की अभिनय कला की जमकर प्रशंसा करता। आओ कांगतियान ने स्वाभाविक रूप से उस पर विश्वास कर लिया। वरिष्ठ, हर किसी के अपने रहस्य होते हैं, लेकिन वरिष्ठ, मुझ पर भरोसा कीजिए, ड्रैगन वैली के प्रति मेरी कोई बुरी नीयत नहीं है। जियांग शियाओबाई ने जल्दी से जोड़ा, इस समय बुजुर्ग आओ वो मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर चुके हैं। ये सुनकर आओ कांगतियान और भी अधिक चकित हो गया। उसकी दृष्टि जियांग शियाओबाई को ऊपर से नीचे तक लगातार परखने लगी। बुजुर्ग आओ वू ने तुम्हें अपना शिष्य बनाया? जियांग शियाओबाई ने नाक रगड़ी, शायद उन्होंने देखा कि मेरी साधना प्रतिभा काफी स्वर्ग विरोधी है। बकवास लड़के, मुझे लग रहा है कि तुम्हारी चमड़ी सच में बहुत मोटी है। आओ कांगतियान ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन वह पहले ही जियांग शियाओबाई की बातों का 80% मान चुका था। फिर उसने जियांग शियाओबाई के हाथ में युवान होम की ओर देखा। इस स्तर का खजाना स्वाभाविक रूप से इन जंजीरों को तोड़ सकता है, इसलिए योजना आगे बढ़ सकती है। काफी देर बाद आओ कांगतियान ने कहा। जियांग शियाओबाई अत्यंत प्रसन्न हुआ। वरिष्ठ ने सहमति दे दी। हे, इतनी जल्दी खुश मत हो।
बाहर निकल भी गया तो बेकार है। इतने वर्षों तक कैद रहने के कारण मेरी शक्ति बहुत गिर चुकी है। अगर मैं अपनी चरम अवस्था में लौट पाता तो शायद थोड़ी उम्मीद होती, लेकिन ये तो बिल्कुल। आओ कांगतियान की बात अचानक रुक गई, क्योंकि जियांग शियाओबाई के हाथ में अचानक ढेर सारे अमृत प्रकट हो गए, और इतना ही नहीं, एक और हाथ हिलाते ही जमीन पर बोतलों और जारों का ढेर लग गया, जिनमें सभी अमृत भरे थे। वरिष्ठ, इस बारे में निश्चिंत रहिए। ये अमृत आपकी चोटों को ठीक कर सकते हैं और आपकी शक्ति पुनः प्राप्त करने में मदद करेंगे। इनके औषधीय प्रभाव काफ़ी अच्छे हैं, आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। जियांग शियाओबाई ने मुस्कुराते हुए सारे अमृत आओ कांगतियान के सामने सरका दिए। ये सभी वस्तुएं उसने स्वयं परिष्कृत की थीं और उसकी कीमिया विद्या के साथ इनके प्रभाव स्वाभाविक रूप से उत्कृष्ट थे। आओ कांगतियान जियांग शियाओबाई की इस हरकत से इतना स्तब्ध हो गया कि वह कुछ कह ही नहीं सका। काफी देर तक संभालने के बाद उसने दांत पीसते हुए एक वाक्य निकाला, तुम अमीर कुत्ते, तुम्हारे पास आखिर कितनी अच्छी चीजें हैं। जियांग शियाओबाई ने सिर खुजलाया और भोली मुस्कान के साथ बोला, कुछ भी नहीं बचा, बस इतना ही है। सच में? आओ कांगतियान ने उसे घूर कर देखा, मानो कह रहा हो, अगर मैं यह मान लूं तो मैं मूर्ख हूं। लेकिन उसने उसे उजागर नहीं किया। साथ ही सामने पड़े इतने सारे अमृतों को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। और देर नहीं करेंगे, मैं अभी वरिष्ठ की बेड़ियां खोल देता हूं। जब मैं आपसे संपर्क करूंगा तब आप बस बाहर आ जाना। जियांग शियाओबाई ने तेजी से कहा। आओ कांगतियान के सिर हिलाते ही जियांग शियाओबाई हंसा और उसके हाथ में युवानहोंग चमक उठा। एक साफ धात्विक टकराने की आवाज गूंजी और वे लोहे की जंजीरें, जिन्होंने आओ कांगतियान को 100 वर्षों तक बांध रखा था, जमीन पर गिर पड़ीं। बंधनों से मुक्त होते ही आओ कांगतियान ने अपने पूरे शरीर में एक अवर्णनीय राहत महसूस की। वह आकाश की ओर एक उग्र गर्जना करना चाहता था। अध्याय 111, मैं तुम्हें अपना जीजा मानता हूँ। जियांग शियाओबाई आओ कांगतियान के दिलासा देने को महसूस कर सकता था और उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वह खुश क्यों न होता। अगर यह आदमी आओ कांगतियन पूरी तरह से ठीक होकर बाहर चला जाए तो क्या प्राचीन कबीला एंशिएंट क्लैन उसे छू भी पाएगा। उस समय जियांग शियाओबाई ने बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं की। सीनियर, कृपया मन को शांत रखें। अपनी चोटों और शक्ति को ठीक करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। आओ कांगतियन ने सिर हिलाया। उसने जमीन से एक दवाइयों की बोतल उठाई, उसे खोला और ध्यान से देखने लगा। गहन निरीक्षण के बाद उसने पाया कि उन गोलियों से एक रहस्यमय आभा निकल रही थी, मानो उन छोटी सी गोलियों के भीतर असीम ऊर्जा समाई हो। आओ कांगतियन ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। वह हैरानी से ऊपर देखने से खुद को रोक नहीं पाया। लड़के, सच सच बताओ, क्या ये गोलियां तुमने खुद बनाई हैं या कहीं से हासिल की हैं? इस युवा मास्टर में अभी इतनी औषधि निर्माण की क्षमता नहीं है। ये गोलियां पहले से ही उस स्टोरेज रिंग में थीं। जियांग शियाओबाई ने जल्दी से कहा, उसका चेहरा जरा भी लाल नहीं हुआ और दिल की धड़कन भी नहीं बढ़ी। उसने पूरी तरह ये साबित कर दिया कि बिना पलक झपकाए झूठ कैसे बोला जाता है। मुख्य बात यह थी कि आओ कांगतियन ने उस पर विश्वास भी कर लिया। अगर तुम कहते कि ये गोलियां तुमने खुद बनाई हैं तो ये बूढ़ा आदमी तुम्हें अच्छी तरह पीट देता। खुद को ईमानदार मानो। इन गोलियों की गुणवत्ता और प्रभाव मेरे सैकड़ों साल के साधना जीवन में देखे गए सबसे बेहतरीन हैं। ऐसी गोलियां किसी असाधारण कौशल वाले व्यक्ति द्वारा ही बनाई जा सकती हैं। लड़के, क्या ये व्यक्ति तुम्हारा गुरु है? जियांग शियाओबाई ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन उसने मुझे वह छोटी सी किताब सिखाने के बाद गायब हो गया। ऐसा व्यक्ति अपरंपरागत होता है, शायद स्वतंत्र रूप से सिखाने की शैली अपनाता है। तुम कितना आगे बढ़ते हो ये पूरी तरह तुम पर निर्भर करता है। आओ कांगतियन हंस पड़ा। उस समय उसका मूड बहुत अच्छा था और उसे जियांग शियाओबाई पहले से कहीं अधिक पसंद आने लगा था। खासकर यह जानने के बाद कि एल्डाओ वो पहले ही जियांग शियाओबाई को अपना शिष्य बना चुके थे, उसके दिल में जियांग शियाओबाई के प्रति मौजूद सतर्कता काफ़ी कम हो गई। फिर आओ कांगतियन ने बिल्कुल भी देर नहीं की, सीधे गोलियां निगल लीं और पालथी मारकर साधना करने लगा। ये देखकर जियांग शियाओबाई उत्साहित हो गया, लेकिन वह उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं कर सका, इसलिए वह जल्दी से जेल की कोठरी से बाहर निकल गया। हालांकि बाहर निकलते समय उसका भाव गंभीर भी हो गया। अभी की उस छोटी सी बातचीत से ही जियांग शियाओबाई समझ गया था कि यह आओ कांगतियन सतह पर जितना सरल दिखता है उतना है नहीं। ये व्यक्ति बहुत गहरी सोच रखता है। किसे परवाह है, पहले इस मुश्किल से निकलना जरूरी है। अपने आप से बड़बड़ाते हुए जियांग शियाओबाई जेल से बाहर निकला। धूप चकाचौंध कर रही थी, जेल के अंदर के अंधेरे और दमनकारी माहौल से बिल्कुल अलग। जियांग शियाओबाई ने खुद को काफी हल्का महसूस किया। फिर वह रुका नहीं और जल्दी से आगे बढ़ गया। अब सब कुछ तैयार था, बस पूर्वी हवा की कमी थी। उसे अब बस चुपचाप प्राचीन कबीले के आने का इंतजार करना था। जेल से थोड़ी दूरी पर एक पीले चेहरे वाला युवक लगातार जियांग शियाओबाई की दूर जाती पीठ को घूर रहा था, फिर वह भी दूसरी दिशा में चल पड़ा।
ड्रैगन वैली का माहौल कुछ दबाव भरा था। आओ झेंग की वापसी का मतलब था कि सत्ता की लड़ाई एक बार फिर शुरू होने वाली है। पिछली बार ऐसा तब हुआ था जब ड्रैगन वैली बहुत बड़े संकट में थी। हालांकि इस बार ड्रैगन वैली की स्थिति काफ़ी बेहतर थी, लेकिन वह और उथल पुथल सहन नहीं कर सकती थी, वरना यहाँ टिक पाना मुश्किल हो जाता। आओ चेंग अपने हवेली में अकेले शराब पी रहा था। हालांकि वह रणनीति में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन वह जानता था कि आओ झेंग की वापसी के साथ उनकी शाखा निश्चित रूप से प्रभावित होगी। परिणामस्वरूप आओ यान के कंधों पर बोझ और बढ़ गया था। आओ यान के छोटे भाई के रूप में हालांकि आओ चेंग अपने कामों में काफ़ी आवारा था, लेकिन दिल से वह हमेशा अपनी बड़ी बहन की परवाह करता था। जब भी कुछ होता आओ चेंग सबसे पहले आगे बढ़ता था। लेकिन अब वह बेबस था, वह कुछ भी नहीं कर सकता था। क्रीक, दरवाज़ा खुला और जियांग शियाओबाई अंदर आया। उसका चेहरा गुलाबी था और वह अच्छे मूड में लग रहा था। जियांग शियाओबाई, क्या तुम्हारे अंदर जरा भी ज़मीर है? आओ चेंग लाल चेहरे और लड़खड़ाती जुबान के साथ नाराज़गी से बोला। हमारे परिवार ने तुम्हारे साथ बुरा तो नहीं किया, है न? मेरी बहन ने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है न? उसने तुम्हें ढूंढने के लिए 1 लाख ली से भी ज़्यादा दूरी तय की थी। अब हमारे सिर पर मुसीबत आ गई है और तुम इतनी खुशी से मुस्कुरा रहे हो। क्या तुम इंसान भी हो? आओ चेंग की बातों से जियांग शियाओबाई चौंक गया और थोड़ा भौहें सिकोड़ लीं। दिन दहाड़े तुम्हें क्या हो गया है? पागल हो गए हो क्या? पागल? ये युवा मास्टर पागल नहीं हुआ है। आओ झेंग वापस आ गया है और आओ त्यानहेन की शाखा निश्चित रूप से कुलपति की कुर्सी के लिए प्रतिस्पर्धा करेगी। अगर हम हार गए तो मेरी बहन को ज़रूर उनके हाथों का मोहरा बना दिया जाएगा। क्या तुम्हें पता भी है? आओ चेंग चिल्लाया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये पहली बार था जब जियांग शियाओबाई ने आओ चेंग को इतना बेबस देखा। वह आगे बढ़ा, एक शराब का प्याला उठाया और एक ही घूंट में पी गया। मुझे पता है कि तुम किस बात की चिंता कर रहे हो, लेकिन फिक्र मत करो। इस बार आओ झेंग की शाखा कभी सफल नहीं होगी। असल में मुझे ये भी पता है कि उन्हें इतना आत्मविश्वास आखिर मिल कहाँ से रहा है। आओ चेंग ने अचानक सिर उठाया। तुम जानते हो, तो क्या इसका मतलब है कि तुम्हारे पास इसे सुझाने का तरीका है? बिल्कुल, सच कहूं तो आओ झांतियान और आओ झेंग प्राचीन कबीले के साथ मिलकर कुछ साजिश रच रहे हैं, जियांग शियाओबाई ने लापरवाही से कहा। लेकिन आओ चेंग की प्रतिक्रिया असामान्य रूप से तीव्र थी, वह सीधे खड़ा हो गया। क्या वे दोनों बूढ़े कुत्ते सच में प्राचीन कबीले के साथ मिले हुए हैं? आओ चेंग का चेहरा गुस्से से भर गया, उसकी मुठियां कस गईं और वह ये खबर सबको बताने के लिए बाहर भागने ही वाला था, लेकिन जियांग शियाओबाई ने उसे रोक लिया। तुम्हारे पास इसे साबित करने के लिए कोई सबूत है? नहीं, तो फिर तुम क्यों जा रहे हो? जियांग शियाओबाई हंसा और सिर हिलाया। बस निश्चिंत रहो, भले ही हम इस बार उन्हें पूरी तरह गिरा ना पाएं, फिर भी उन्हें अच्छी खासी चोट जरूर पहुंचा सकते हैं। आओ चेंग बिना कुछ बोले गंभीर नज़रों से जियांग शियाओबाई को देखता रहा। कुछ देर तक जियांग शियाओबाई को थोड़ा असहज महसूस हुआ। वह बोलने ही वाला था कि अचानक आओ चेंग ने ऐसा काम किया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। जियांग शियाओबाई, आओ चेंग ने सीधे एक घुटने पर घुटने टेक दिए, उसका भाव गंभीर था और उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। अगर तुम सच में मेरी बहन को इस मुसीबत से निकालने में मदद कर सकते हो और हमारी शाखा को आओ चेंग और उसके लोगों पर जीत दिला सकते हो, तो मैं आओ चेंग तुम्हें आज से अपना जीजा मानूंगा। एक सज्जन की बात पत्थर की लकीर होती है। आज से यह युवा मास्टर तुम्हें जीजा कहेगा और पूरा सम्मान देगा। जियांग शियाओबाई हंसे या रोए, उसे समझ नहीं आया। उसने जल्दी से आओ चेंग को ज़मीन से उठा लिया। उसके दिल में उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया, बस यही सोचा कि आओ चेंग नशे में है। हालांकि ये साफ था कि आओ चेंग आओ यान की बहुत परवाह करता था। चाहे वह कितना भी आवारा क्यों न हो, आओ यान के लिए उसकी भावना सच्ची थी। और आओ चेंग साफ तौर पर सचमुच नशे में था। लगातार जियांग शियाओबाई का हाथ पकड़कर उससे वादा करवाता रहा। मजबूरी में जियांग शियाओबाई को सहमति देनी पड़ी। उसके बाद दोनों ने फिर जमकर शराब पी और रात होने तक दोनों पूरी तरह नशे में धुत हो गए। ये कैसी शराब है, इतनी तेज? जियांग शियाओबाई जमीन पर घुटनों के बल बैठा था, हाथ में शराब की बोतल पकड़े हुए। उसका चेहरा लाल था और उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। हे मैंने ये अमर मदिरा इमॉर्टल ड्रंकन अपने पापा से चुरा ली थी। कैसी है? मज़ेदार है न? ये शराब तो बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज के साधक को भी गिरा सकती है। जियांग शियाओबाई का चेहरा पल भर में सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने उस दोपहर पूरे 10 मटके शराब पी ली थी। तू कमीने, तूने तो पूरा काम बिगाड़ दिया। जियांग शियाओबाई ने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसका दिमाग और भी धुंधला होता चला गया और अंत में वह जमीन पर गिर पड़ा, खर्राटे लेने लगा। थोड़ी ही देर बाद एक सुंदर और सजीली आकृति उन दोनों के सामने प्रकट हुई। अध्याय 112, तुम्हें एक अच्छी जगह ले चलूंगा। आओ यान ने भौहें सिकोड़ लीं और सामने झूलती हुई दो परछाइयों को देखा।
खासतौर पर जब उसने आओ चेंग को आह्वान की संजोकर रखी हुई उम्दा शराब चुराते देखा तो उसने मुट्ठियां भींच लीं और मन ही मन उन दोनों से निपटने के लिए आगे बढ़ना चाहा। लेकिन जैसे ही वह कदम बढ़ाने ही वाली थी, आओ चेंग पलट गया और बड़बड़ाया, जियांग शियाओबाई, अगर तुम सच में मेरी बहन को इस मुसीबत से निकालने में मदद कर सको तो मैं, आओ चेंग, आज से तुम्हें अपना इकलौता जीजा मान लूंगा। ये सुनते ही आओयान का गुस्सा और भड़क उठा और उसका चेहरा और भी सख्त हो गया। ये बदतमीज, ऐसी बातें कहने की हिम्मत कैसे हुई? आओयान ने दिल ही दिल में ठंडी हंसी हंसी। वह अभी प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाई थी कि पास लेटा हुआ जियांग शियाओबाई हंस पड़ा। आओ चेंग, तुम तो एकदम निकम्मे हो, बकवास बंद करो। तुम्हारी बहन के उस मरी हुई मछली जैसे चेहरे के साथ अगर वह मुझे एक नज़र भी देख ले तो वही चमत्कार होगा। और मुझे अपना इकलौता जीजा कहना? रहने दो भाई, अगर आओयान मुझे मार न दे तो मैं धूप बत्ती जलाऊंगा। इस पल आओयान का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ चुका था। उसने मुट्ठियां कसकर फिर ढीली की, आखिरकार गहरी सांस ली और खुद को काबू में किया। जब ये सब खत्म हो जाएगा तब तुम दोनों से अच्छे से हिसाब लूंगी। ठंडी हुंकार भरते हुए आओयान ने हाथ उठाया और जियांग शियाओबाई का शरीर सीधा बैठ गया। उसे वहीं पड़ा रहने देना ठीक नहीं था, उसे वापस ले जाना ही होगा। उसी समय आधी बंद आंखों के साथ जियांग शियाओबाई ने आओयान का ठंडा चेहरा देखा। ओह, पत्नी आ गई है। हे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस बार मैं पक्का कह सकता हूँ कि आओ झेंग सफल नहीं होगा। वह बस, कहते कहते जियांग शियाओबाई फिर से ऊँघने लगा। आओयान ने गुस्से में दांत पीसे, बात पूरी करो। और आधा घंटा इंतजार करने के बाद भी जियांग शियाओबाई से कोई जवाब नहीं आया तो आओयान को मजबूरन अपना गुस्सा दबाकर उसे अपने छोटे से आंगन में वापस ले जाना पड़ा। रात यूं ही बीत गई। जब सुबह की रोशनी कमरे में फैली तब जाकर आओयान को होश आया। पूरी रात आओयान जियांग शियाओबाई को सोते हुए देखती रही थी और उसके दिमाग में बार बार वह सब घूमता रहा जो उसने हाल के दिनों में किया और कहा था। कभी कभी वह गुस्से से पागल हो जाती, लेकिन कुछ पलों में उसके दिल में एक मीठी सी गर्माहट भी भर जाती। यह एहसास काफ़ी अजीब था। जियांग शियाओबाई ने धीरे धीरे आंखें खोलीं, भारी सिर के साथ उठ बैठा और अपना सिर दबाने लगा। यह आओ चेंग सच में मुसीबत है। आज प्राचीन कबीला आने वाला है और कल भी उसने मुझे शराब पिला दी। अच्छा हुआ कि मैं होश में आ गया, नहीं तो भगवान जाने शायद प्राचीन कबीले के हाथों मारा भी जाता। जियांग शियाओबाई सिर मलते हुए बुदबुदाया। बोलते ही उसे कुछ अजीब लगा और उसने अचानक सिर घुमाया। उसने देखा कि आओयान वहां बैठी चाय पी रही थी और शांत भाव से उसे देख रही थी। आहा, क्या तुम मुझे कल रात वापस ले आई थीं? तुम खुद चलकर आए थे, आओयान ने तिरस्कार से कहा, फिर उसके चेहरे पर एक शरारती सी मुस्कान उभरी। तुम अपने राज बहुत अच्छी तरह छुपाते हो। बहुत पहले ही तुम्हें किसी गुरु की विरासत मिल चुकी थी और अब तक मुझसे छुपाए रखी। जियांग शियाओबाई चौंक गया। उसने तो आओयान को ये बातें कभी नहीं बताई थीं। क्या मैं नशे में कल रात कुछ उगल बैठा? ये ख्याल आते ही जियांग शियाओबाई का दिल लगभग रुक गया। अगर उसने बस बकवास की होती तो ठीक था, लेकिन अगर सिस्टम वाली बात सामने आ गई होती तो वह पक्का मारा जाता। हालांकि चाहे वह कितनी भी कोशिश करे, कल रात की यादें उसके दिमाग में बिल्कुल खाली थीं। कुछ पल के लिए जियांग शियाओबाई पूरी तरह उलझ गया। ठीक है, मेरे सामने नाटक मत करो। हर किसी के अपने राज होते हैं और मैं स्वाभाविक रूप से ज्यादा सवाल नहीं करूंगी। लेकिन चूंकि तुम्हें एक शक्तिशाली विरासत मिली है तो तुम अच्छे से साधना कर सकते हो। अगर इस सब के बाद तुम जाना नहीं चाहते तो ड्रैगन वैली में ही रहो, आओयान ने शांत स्वर में कहा। तभी जियांग शियाओबाई को समझ आया कि शायद वह कल रात नशे में था और आओयान उसे बातों में फंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह बस वही बहाना जान पाई जो उसने आओ चांगतियान को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। ये समझते ही जियांग शियाओबाई ने राहत की सांस ली। ठीक है, अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं तो मैं स्वाभाविक रूप से ड्रैगन वैली में ही रहना चाहूँगा। उसने मुस्कुराते हुए आओयान की ओर देखा। आओयान अब भी शांत बनी रही, न खुशी दिखी न गुस्सा। पिछले कुछ दिनों से मेरा मूड ठीक नहीं है, जाओ मेरे लिए कुछ खाने को बनाओ, आओयान ने शांत स्वर में कहा। ठीक है, अभी आता हूँ। जियांग शियाओबाई जल्दी से उठा और रसोई की ओर दौड़ गया। आओयान कुर्सी पर बैठी रही, लेकिन जियांग शियाओबाई के जाते ही वह हल्के से हंस पड़ी। उसे खुद नहीं पता था कि वह किस बात पर मुस्कुरा रही थी। साथ में खाना खाने के बाद जियांग शियाओबाई ने अचानक रहस्यमयी नज़र से आओयान को देखा। चलो, मैं तुम्हें एक अच्छी जगह ले चलता हूँ जहाँ तुम्हारा मन अच्छा हो जाएगा। आओयान को भी जिज्ञासा हुई। वैसे भी उसके पास करने को कुछ खास नहीं था, तो वह जियांग शियाओबाई के साथ चल पड़ी। ड्रैगन वैली की एक पर्वत चोटी पर आओयान ठंडे भाव से जियांग शियाओबाई को सामने कुछ छेड़छाड़ करते देख रही थी। जियांग शियाओबाई जमीन पर थक थक करता थोकता जा रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर कर क्या रहा है।
अब तक वह 1 घंटे से ज्यादा समय से वहीं खड़ी उसे ऐसा करते देख रही थी और उसका धैर्य जवाब देने लगा था। जैसे ही आओयान थोड़ा चिड़चिड़ी होने लगी, जियांग शियाओबाई अचानक खड़ा हुआ, हाथ झाड़े और चमकती धूप जैसी मुस्कान के साथ उसकी ओर मुड़ा। हो गया, जियांग शियाओबाई हंसते हुए बोला। फिर उसने जमीन पर पड़े उस उपकरण को खड़ा किया जिस पर वह काम कर रहा था। यह एक बहुत अजीब सी चीज थी, पूरी तरह लकड़ी से बनी हुई। आगे और पीछे एक एक बड़ा गोल चक्का, बीच में 2 गद्दी जैसे सीट और सीटों के नीचे 2 लकड़ी की क्रॉस पट्टियां। अगर जियांग शियाओबाई की दुनिया का कोई व्यक्ति इसे देखता तो चिल्ला उठता। लकड़ी की साइकिल, यह क्या चीज है? आओयान ने हैरानी से पूछा। पहले कभी नहीं देखी, जियांग शियाओबाई हंसा। आओ मैं दिखाता हूँ। वह मुस्कुराते हुए अपनी बनाई साइकिल पर बैठ गया। हालांकि वह लकड़ी की थी, लेकिन सभी साधक थे, इसलिए इसे चलाना मुश्किल नहीं था। और इस दुनिया की लकड़ी काफ़ी मजबूत थी, इसलिए पूरी तरह लकड़ी से बनी चेन ज़्यादा बल लगाने पर भी टूटने वाली नहीं थी। फिर आओयान ने देखा कि जियांग शियाओबाई धीरे धीरे आराम से साइकिल चला रहा है। अचानक आओयान की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उसने अविश्वास से भरे चेहरे के साथ जियांग शियाओबाई को देखा। पूरी तरह लकड़ी से बनी कोई चीज़ इंसान को ढो सकती है और चल भी सकती है। इसे साइकिल कहते हैं। यह मेरे गांव की खास चीज़ है, जियांग शियाओबाई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। साइकिल, आओयान ने भौं उठाए। उसी समय उसकी नज़र शुरुआती हैरानी से उत्सुकता में बदल गई। वह जियांग शियाओबाई को साइकिल चलाते देख रही थी और खुद भी इसे आजमाना चाहती थी। जियांग शियाओबाई ने आओयान के चारों ओर एक चक्कर लगाया, फिर उतरकर साइकिल को उसके सामने ले आया। आजमाना चाहोगी? आओयान की आंखें चमक उठीं। हालांकि वह अभी दौड़कर आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी ठंडी और संयमित मुद्रा बनाए रखी। उसने बस हल्का सा सिर हिलाया, आगे बढ़कर हैंडल पकड़ा, फिर जियांग शियाओबाई की नकल करते हुए सीट पर बैठी और पैडल मारने की कोशिश की। लेकिन क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी चीज़ नहीं चलाई थी, वह संतुलन ठीक से नहीं बना पाए और 2 धक्कों के बाद ही लगभग गिर पड़ी। उस पल आओयान के चेहरे पर शर्म और गुस्से की लालिमा आ गई। वह जियांग शियाओबाई से कैसे कम हो सकती थी? आखिरकार वह डिस्ट्रैक्शन रियल्म की साधक थी। साइकिल चलाना सीखना उसके लिए स्वाभाविक रूप से आसान था। बस कुछ ही सेकंड में उसने तरीका समझ लिया और धीरे धीरे चलाने लगी।